हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। हम ये किताब अपनी जल्दी से वाइंड अप कर रहे हैं और आज बड़ी खुशी की बात ये है यार, हमारा आधा के आसपास किताब वाइंड अप होने वाला है। 50% विल बी डन, क्योंकि 16 में से 8वां चैप्टर हम कर रहे हैं। आज के चैप्टर को वाइंड अप करने के बाद वी कैन प्राउडली से कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 50% हिस्सा खत्म हो चुका है। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, जो कि आप में से कई सारे लोगों का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बन सकता है, क्योंकि हम कुछ ऐसी तकनीक कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग है। हम बात कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखते हैं तो कुछ बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमारे इमर्जिंग पोर्शंस में चीज़ों को देखा जा सकता है। अगर हम लोग पॉइंट आउट करें कि यार कौन कौन से टॉपिक आखिरकार हम इस पूरे चैप्टर के अंदर में पढ़ने वाले हैं, तो आप अपने चैप्टर के जब शुरुआती हिस्से को देखते हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई देती है, ये वाली लिस्ट। इस लिस्ट को जरा एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई साहब, जबरदस्त टॉपिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम समझेंगे। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको भी हम बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ एक मिक्स्ड रियलिटी भी होती है, हम उसको भी पढ़ेंगे। सिमिलरली जब हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो हम लोग उसमें क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी पढ़ेंगे। क्रिप्टो करेंसीज जब हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक और पोर्शन है जिसमें आपके क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की गई है, हम लोग उस पोर्शन को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पिक्चर्स, डायग्राम्स में बहुत सारी चीजों को लेकर आया हूं आपके लिए। उन सबके साथ हम लोग बड़े ही मजेदार तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पर इन सबको भी मैं भर दूंगा। अच्छा, अपना रिचुअल फॉलो करना तो हम भूल ही गए। रिचुअल में ये है कि यहां पर आप जब भी आओगे तो कहीं पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें नहीं देखोगे। एज यूजुअल, जैसा मैं हर बार बोलता हूं, कुछ ही चीजें यहां पर लिखी होती हैं यार, वो सारा पोर्शन अभी आ गया है। लेकिन आपको पता है कि यूपीएससी इन सब मामले में धोखा बहुत बढ़िया से दे देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजी दैट वी कैन से। सबसे ज्यादा डेवलप्ड है तो डेफिनेटली यहां पर तो आएगा ही आएगा, पक्का से आएगा। और हम लोगों ने कई सारी जगहों पर उसका इंडिजिनाइजेशन भी किया है, तो यहां पर भी टॉपिक आ सकता है। और इनफैक्ट जब हम लोग कंप्यूटर्स की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इन सब का भी पार्ट बन जाता है और इनके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा काम है। तो यहां पर अगर हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से इस चीज को डिफाइन करें, तो हमने आज तक के टाइम पर जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात की है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। इसके बाद क्या है? मेजरली अगर हम लोग बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी बोल रहा हूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बाद में हमारा एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, जिसको हम लोग, वैसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ कुछ चीजें और भी आती हैं, जैसे कि आपकी मशीन लर्निंग। आपकी मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के बाद आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं जनरेटिव एआई की। जनरेटिव एआई की क्या है, ये सब हम समझेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसके बाद हमारा है क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट से पोर्शंस हैं जिनको कि हमें कवर करना है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना कि आखिरकार ये काम करते कैसे, इनके पीछे का साइंस क्या है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। तो चलो सब चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी इंट्रोड्यूस कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे? नाम से क्या पता चल रहा है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग इंटेलिजेंट हो क्या? अरे कोई शक है क्या इसमें? आप भी सोचने लगे? बताओ। सोचना नहीं है, एकदम से बोलना है हाँ सर। आप क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हो? सब लोग इंटेलिजेंस हैं। अब सब लोग के पास अगर इंटेलिजेंस है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत पड़ गई? देखो, कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जो कि शायद हमारा ह्यूमन माइंड भी एक साथ बैठ के कैलकुलेट नहीं कर सकता है। उसमें हम लोगों को मशीन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो लोग डेटा को बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हम इंसानों के अंदर एक बड़ी अच्छी बात ये थी, हम लोग ना डिसीजन टेकिंग बीइंग है। हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन आज तक ये देखा गया कि मशीन्स ऐसा नहीं कर पाती थी।
उनके पास ये सोचने समझने की क्षमता नहीं थी कि आखिरकार डिसीजन लेते कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में। अब जैसे कि आपसे किसी ने आपको रेस्टोरेंट में इनवाइट किया, और हो सकता है आपकी किसी महिला मित्र ने इनवाइट किया हो, तो अब मन में तो बहुत लड्डू फूटेंगे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और आप बड़े ही कन्विक्शन के साथ सीना चौड़ा करते हुए पहुंच ही जाते हो। डिसीजन लिया ना। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिसीजन लिया ना। सब लोग तो नहीं करते हैं। तो ऐसे डिसीजंस लेना हमारे मशीन्स को नहीं आता था। तो हम लोगों ने ऐसा कभी सोचा कि इनफैक्ट 1960s में ये बात सबसे पहले आई, क्या करें हम लोग जो मशीनों के अंदर भी ऐसे थॉट्स आ सके, डिसीजन लेने में वो सक्षम हो पाए। तो बड़े शुरुआती दौर से हम लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोगों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिमुलेशन देखा हो मशीन्स के थ्रू, जिसमें कि वो एक ऐसा मॉडल तैयार कर दे जिसके अंदर ह्यूमन माइंड की तरह ही कैपेबिलिटीज हों, तो हम उस पोर्शन को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर कभी बात हो तो आप सिंपली बता सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम हो सकता है। हम बोल सकते हैं एनी मशीन और कंप्यूटिंग सिस्टम that has the ability to think and act like human beings and are capable of taking decisions in any circumstances। यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। यहां पर डिसीजंस को ना मीनिंगफुल बना दो, मीनिंगफुल डिसीजंस इन एनी सर्कमस्टांसेस। ऐसे मशीन और कंप्यूटिंग सिस्टम को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज हो जो कि इंसानों की तरह सोच सके, एक्ट कर सके, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट आएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज सच बड़ा ही ब्रॉडर टर्म है यार, बहुत बड़ा टर्म है, जहां पर किसी भी मशीन के पास कोई भी सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। अब जब इसका उपयोग होना शुरू हुआ तो आप लोगों को याद होगा यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले हम उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलेंगे, जब आप लोग अपने 1990s वाले कंप्यूटर को चलाते थे, है ना, विंडोज को चलाते थे, और जब आप हेल्प बटन पर दबाते थे, पता नहीं यार आप लोग तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ आपको, ये 1998 या 2000 या 2001-2 की बात होगी, है ना? नहीं यार, आप लोग तो पैदा हो चुके होंगे 2001-2 में, तो मैं भी कुछ नहीं जानता था कंप्यूटर के बारे में। लेकिन हाँ, ये था कि हमारे स्कूल वगैरह में कंप्यूटर सिस्टम हुआ करते थे, तो वहां पर कभी कभार दूसरे बड़े भैया दीदी लोग को करते हुए देखा हमने कि वहां पर ना ऐसे हेल्प पे बटन दबाते, एकदम से एक दरवाजा आता कंप्यूटर के अंदर, दरवाजा खुलता और उसके अंदर एक बूढ़े अंकल जी निकलते, ऐसे पैर को बाहर फैला के, ये लो मैं आ गया, और ऐसे खड़े होकर पूछते थे हाउ मे आई हेल्प यू। ऐसे उनके ऊपर एक कॉमिक वाला वो बन जाता था। कुछ दिन बाद वही एक कुत्ता निकलने लगा, प्लूटो निकलने लगा, आता है, भौं भौं करता है, भौंकता है और पूछता है हाउ मे आई हेल्प यू। लेकिन उससे कुछ भी हेल्प मांगोगे कि हाउ कैन आई टाइप या फिर हाउ कैन आई राइट, ये सब वो सीधे बोलेगा भैया हमें नहीं आता। उसके पास इतना दिमाग नहीं था, वो पूछता भले था हाउ मे आई हेल्प यू, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाता था बेचारा, क्योंकि इतना दिमाग नहीं था उसके पास, इतना ट्रेंड नहीं था, इतना डेटा हमने दिया ही नहीं था उसको। तो धीरे धीरे ना समझ लो वो भी लेकिन एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, क्योंकि आप उसको सर्फ कर सकते थे कि हाँ भाई इसमें ये वाला कमांड नहीं समझ में आया कैसे करें, तो वो सर्च वर्च करके आपको उसके अंदर, लेकिन प्री फेड डेटा होते थे, है ना, पहले से उसको उसके पास जितने डेटा होते थे बस उतने लिमिटेड इंफॉर्मेशन से ही वो कर पाता था। फिर पहली बार एक ऑटोमेटेड चैट बॉट बनाया गया, ऑटोमेटेड चैट बोट, 1960s की ही बात है ये। 1960s में बड़ा ही सिंपल सा था, आप लिखते हाय, सामने से आता हाय, आप लिखते हाउ आर यू, वो बोलता आई एम फाइन थैंक यू हाउ आर यू। ये सारी चीजें जो भी है ना प्री ट्रेंड है। मैं ऐसा प्रोग्राम बना सकता हूं जो कि आपके एक सवाल पूछने पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके 10 आंसर में दे दूं कि भाई इन्हीं 10 में से कुछ भी बक देना इसको, और सामने से जो रिस्पॉन्स है उसके रिस्पॉन्स में तुम ये 10 चीज में से कुछ भी बोल देना। तो ऐसा
हम एक चेन ऑफ चैट्स बना सकते हैं जिससे कि आप कुछ समय तक बात कर सको, बट उससे यार कुछ भी चीज पूछोगे तो नहीं बताएगा। अब एक एडवांस स्टेज पर देखते थे आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले हम लोग के लिए एलेक्सा, सिरी, कोर्टाना, ये सब जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमारे वॉइस कमांड्स थे, ये भी बड़े बड़े सही लगते थे। मतलब मैं तो ऐसा हो रहा था कि मैं अपने किचन में कुछ काम कर रहा हूँ, सब्जी वब्जी काट रहा हूँ, तब से याद आया कि यार सब्जी काटते काटते गाना चल जाए तो मजा ही आ जाए। तो मैंने अपने किचन से चिल्लाया एलेक्सा, एलेक्सा ने सुना प्ले अ सॉन्ग, तो उसने कोई भी गाना चला दिया। या फिर ज्यादा मौज मस्ती के मूड में हूं तो उसको मैंने बोल दिया एलेक्सा कोई भी मस्त हिंदी बॉलीवुड गाना चला दो, तो वो भी चला देती थी। बड़ा मजा आता था ये तो भाई, है ना। मौज ही मौज चल रहा था, लग रहा था कि भाई साहब क्या ही दुनिया में जी रहे हैं, मूवी वूवी तो नहीं देख रहे हैं हम लोग। लेकिन उनसे पूछते अगर हम लोग कि एलेक्सा मैं बहुत बड़े दुविधा में फंस चुका हूं, और ये दुविधा ये है कि मुझे एक्चुअल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझाने में थोड़ी हेल्प कर दो, तो वो क्या करती, सीधे नेट खोल के उस पर रिफर कर देती कि आई डू नॉट नो सच आंसर्स। क्यों? क्योंकि वो भी प्री फेड डेटा पर ही टिकी हुई थी। उसको बस इतना ही कमांड आता था कि भैया मेरा एसी ऑन कर दो, मेरा जो भी वाईफाई से कनेक्टेड है उसको ऑन या ऑफ कर दो, टेम्परेचर एसी का बढ़ा दो, वगैरह वगैरह, बस इतनी ही चीजें थी। तो आज के टाइम पर क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप हुआ, आज के टाइम पर धीरे धीरे करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस स्टेज पर पहुंच चुका है जो कि काफी सही तरीके से आपके आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। वो आपका चैट जीपीटी हो सकता है, वो आपका जेमिनाई हो सकता है, वो आपका बार्ड हो सकता है, ऐसे बहुत सारे आपके ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने हैं, चैटबॉट्स हैं जो कि आपको काफी सही तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। चलो आपके लिए एक जनरल सा क्वेश्चन बोलता हूं, आप सब लोगों ने जिंदगी में अपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल जरूर से किया होगा। मुझे बस ये बता दो आप लोग, ये तो चैट के आगे जीपीटी लगा हुआ है, ये जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना। कोशिश करना नेट ना देखें, नहीं पता है तो फिर नेट देखो और फिर बताओ मुझे, लेकिन कमेंट जरूर करना इस चीज के लिए। अब देखो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब भी हम समझते हैं तो हमें ना कुछ लेयर्स दिखते हैं, कुछ लेयर्स, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा लेयर होगा। सबसे पहले तो हम टाइप्स की ही बात कर लेते हैं यार। देखो अलग अलग स्टेजेस पर हम लोग को अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिले। जैसे कि सबसे पहला हम लोग एक नैरो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये वही मशीन लर्निंग की बात हो रही है जहां पर बड़े ही तुच्छ टाइप की ये एलेक्सा और कोर्टाना टाइप के लोग थे। मतलब ये समझ लो इतना एडवांस है, फिर भी इसमें ना एक पर्टिकुलर एरिया को सॉल्व करने के लिए वो ट्रेंड होता था। सिमिलरली आप स्टेज 2 में आते हो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर, यहां पर ना लगभग लगभग इंसानों के जैसा डिसीजन लेने उसको आ चुका है। और लास्ट में आप स्टेज 3 पर आते हो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस पर। सुपर इंटेलिजेंस इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज तक ऐसा कभी किसी ने बनाया नहीं है, एक्सपेरिमेंटेड नहीं है, सिर्फ थॉट में है लोगों के कि ये कभी इंसानों से भी तेज हो जाएगा, या फिर हम यूं बोले कि बेस्ट ह्यूमन ब्रेन्स जैसा वो ट्रीट होगा। मतलब उससे बुद्धिमान शायद ही इस संसार में कोई होगा नहीं। जैसे आप बोलो कि ये अपना विजन है ना, विजन, अरे ये मार्वल वाला विजन, वैसा ही समझ लो कि वो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके अंदर ह्यूमनिस्टिक फीलिंग्स भी है, उसको भी प्यार हो जाता है भाई, है ना। मतलब कहीं पर भी इमोशंस दिखाना है तो किसी भी रोबोट के अंदर में प्यार भर दो, वो भले चिट्टी हो, वो भले ही अपना विजन हो, है ना। यही होता है यार अपने मूवीज वगैरह में। लेकिन इमोशंस आर नॉट ऑलवेज लव। गुस्सा भी एक, एंगर भी एक इमोशन है, रोना भी एक इमोशन है, बहुत सारे इमोशंस हैं। ड्रीम करना भी एक इमोशन है, सपने देखना इमोशन है। तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी कि अब आगे चल के रोबोट भी सपना देखेंगे, रात में वो भी सो रहे हैं, उनका दिमाग भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, पहले ही पैदाइशी बुद्धिमान है वो, है ना। हमारे यहाँ तो जब इंसान पैदा होता है तो उसको ABCD क ख ग घ कुछ भी नहीं आता है, उसको तो प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि बेटा ये पेंसिल है, ये A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है। लेकिन उसने तो सब कुछ सीखा सिखाया पैदा हुआ है वो। समझ लीजिए वो मेरे आपके जितना या फिर मेरे और आप से भी कहीं ज्यादा बुद्धिमान पैदा हुआ है, विजन टाइप का है जैसे, है ना। विजन जब जार्विस और इन सबको मिला के विजन बनाया गया था, पता नहीं आप लोग मार्वल की मूवीज देखते हो कि नहीं, बट हाँ बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मिल जाते हैं मुझे वहां से। तो वो ना सब कुछ पहले से ही सीखा सिखाया आया है, उसको
अब आने के बाद बताया गया कि देखो यहाँ पर इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी दिक्कतें हैं, इन सबको सुधारने के लिए तुमको हम लोगों ने बनाया है, अब तुमको सुधारने के लिए सॉल्यूशंस वगैरह देने पड़ेंगे, बड़ा ही पावरफुल था। तो ऐसे ही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा स्टेज 3 का, ठीक है। अब ये बना नहीं है, ये सब इन सब पर काम नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ पोर्शंस में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो हमने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर ली कि ये कोई भी चीज हो सकता है। सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि कोई भी अगर इंसानों के जैसे सिमुलेट करने की कोशिश करे उनके बिहेवियर को, उनके डिसीजंस को, उनके इंटेलिजेंस को, तो वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगा। इसका ही एक सबसेट है जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग है मशीन्स की वो एबिलिटी है जो कि बिना कभी बाहरी प्रोग्राम के तुलना में, मतलब आप उसको कुछ भी सिखाते नहीं हो, आप उसको प्रोग्राम नहीं करते हो किसी काम के लिए, बट स्टिल वो ऑटोमेटिकली कुछ डेटा के आधार पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मशीन लर्निंग क्या है, जरा इस बात को समझना। आर्टिफिशियल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसमें अगर मैं आपसे एक डेटा लेता हूं, मैं एग्जांपल आपको मैंने अपने साइंस वाले लेक्चर्स में भी कई बार दिया है, जो मैं करंट अफेयर्स लेता हूं, इसमें से आप ही लोगों में से मैं 4-5 लोग को उठा लेता हूं। जैसे अभी हमारे साथ हैं यहाँ पर अभिषेक, है ना, हर क्लास में अभिषेक होते हैं भाई। हमारे साथ है राहुल, हर क्लास में ये भी होते हैं। हमारे साथ हैं और कोई बहुत कॉमन नाम बता दो भाई, प्रिया, जो कि हर क्लास में मिल जाती हैं। और बताओ भाई, अरे यार नाम याद नहीं आ रहा है भाई, अरे अपना ही नाम लिखता हूँ मैं, शिवम, द मोस्ट कॉमन नेम इन द वर्ल्ड। हर क्लास में 3-4 शिवम पैदा हो जाते हैं, अब नहीं होते होंगे लेकिन मेरे टाइम पर तो होते थे। शिवम, राहुल, प्रिया, इन्हीं लोग के नाम पे आगे चलते हैं, है ना। अब हमने इनके हिसाब से ना क्या किया, हमने इनके कुछ डेटा कलेक्ट किया, जैसे कि इनके 10th के मार्क्स कितने थे, इनके 12th के मार्क्स कितने थे, इनके ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने थे, और इनका जब पहला पैकेज लगा तो इनकी सैलरी क्या लगी। ठीक, इतना हम लोगों ने एक पूरा डेटा बनाने की कोशिश की भाई। तो डेटा कुछ इस प्रकार से, चलो हम लोग फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सॉरी, फटाफट से ले आते हैं। ठीक है, अब जरा देखना यहां पर हमने क्या क्या बोला इनके लिए। अभिषेक जो है उनका 10th में आया था 80% मार्क्स, 12th में आया था 85% मार्क्स, और ग्रेजुएशन में आया इनका 65%। और इनका जो सैलरी लगा वो लगा, ये ग्रेजुएशन में थोड़ी मस्ती ज़्यादा कर रहे थे ना, इसीलिए इनकी सैलरी थोड़ी कम लगी। इनका लगा 5 LPA पर पैकेज, 5 लाख पर एनम। राहुल भाई साहब, राहुल नाम तो सुना होगा, लेकिन ऐसे लोग जो है, जो लोग बोलते हैं कि नाम तो सुना होगा, पढ़ने में थोड़े ऐसे ही रहते हैं, बट जुगाड़ू टाइप के रहते हैं, है ना। तो इनका जो है, इनका परसेंटेज आया था 70%, फिर इसमें आया इनका 75%, ग्रेजुएशन में आए तो इनका आया 60%, और इनका भी पैकेज जो है वो लगभग इतना ही पड़ा, 4.5 LPA। सिमिलरली प्रिया, प्रिया पढ़ाकू लड़की थी भाई, इनका आया 90%। फिर 12th में देखा गया तो इनका आया 85%, और ग्रेजुएशन में देखा गया तो इनका आया 75%, है ना। अच्छा खासा मेहनत किया है प्रिया ने, इसीलिए जो इनका पैकेज लगा वो लगा 8 LPA का। अब आता है शिवम, ये मैं नहीं हूं, ठीक है, ये पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं आपको, ये कोई दूसरा शिवम है। आप में से बहुत सारे शिवम होंगे ना, उसमें से कोई एक समझ लेना। इसका शिवम जो है, इसका परसेंटेज जो आता है वो आता है 85%। फिर 12th में देखा जाए तो ये आता है लगभग 75%, और ग्रेजुएशन में भी आता है इनका 70%, और इसीलिए जो इनका पैकेज है वो लगता है अप्रोक्सीमेटली 7 LPA का। तो ना हमने ऐसे सिर्फ ये 4 डेटा नहीं दिए, हमने बहुत सारे डेटा दे दिए। समझ लो हमने इस सिस्टम में कम से कम नहीं तो 25, 30, 40 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख डेटा दे दिए ऐसे लोगों के कि जिनका 10th, 12th और ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है और उनका सैलरी क्या लग रहा है। इसके बेसिस पर अब जो हमारा, अब हमने अगर इस डेटा को फीड कर दिया हमारे मशीन लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग के पार्ट पर, और अचानक से एक नया बच्चा आ जाता है ना, एक नया बच्चा आता है जिसका नाम है कपिल। अब ये कपिल जो है,
अब अगर हम इसका 10th 12th और ग्रेजुएशन का ये अपना परसेंटेज डाल दे, जैसे कि 10th का इसने डाला कि भाई मेरा जो है वो 80% आया है, 12th में जो है वो मेरा 75% आया है, और ग्रेजुएशन में मेरा अप्रोक्सीमेटली 72% आया है, तो मेरा ये कितना होगा? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब बेस्ड अपॉन द डेटा दैट वी हैव ट्रेन्ड आवर मशीन, अब उसको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है कि नहीं तुम हर चीज के लिए कैलकुलेट करो, प्रोग्राम करो, बताओ ये सब चीजों को, नहीं। नाउ इट कैन इजिली अंडरस्टैंड कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, अभी क्या सिस्टम चल रहा है जिसके बेसिस पर इसका क्या फंडा बनेगा। तो हम लोग मशीन लर्निंग में बेसिकली बहुत ही बेसिक सा काम करते हैं। हम लोग डेटा तो देते हैं और डेटा के बेसिस पर हम उससे रिजल्ट आंकने की बात करते हैं, है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आप इससे मशीन लर्निंग की बात कर सकते हो। मशीन लर्निंग में एक चीज का हमेशा ध्यान देना, व्हाट इज रिक्वायर्ड? डेटा इनपुट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बिना डेटा इनपुट के कुछ भी चीजें नहीं होंगी। लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर हम लोग को डेटा देने की जरूरत तो पड़ती है, बट सिर्फ शुरुआती दौर पर। उसके बाद चीजें बड़ी ही स्मूथ हो जाती है। जैसे कि आज के टाइम पर हम किसी को बोलते हैं कि एक एक ना बढ़िया सा ऐसे लिख दो। अब ऐसे लिखने की बात, उसने आज तक कभी ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन हमने बोला ऐसे, तो उसने इंटरनेट पर कनेक्ट करके खुद ही पढ़ लिया कि यार ऐसे का मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, आई गॉट इट। किस टॉपिक पर लिखना है ऐसे, ठीक है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन दे दूंगा मैं। उसके बाद टॉपिक नहीं मिल रहा है, जिस टॉपिक पर लिखना है उस पर इंटरनेट से अलग अलग जगहों से उसने खुद ही सर्च वर्च करके एक बढ़िया सा आपको इतने वर्ड्स में ऐसे लिख के दे दिया। ये सिस्टम कहां से आ गया? जब ये सिस्टम आता है तो वो भी एक प्रकार का मशीन लर्निंग का ही स्टेज है। आप ये समझो कि मशीन लर्निंग जो है ना, वो एक प्रकार का बेसिक सेट ऑफ डेटा है। जितना सिंपल हम डेटा देंगे वो उतना सिंपल हम लोग को रिजल्ट देगा। हम इसको जितना कॉम्प्लेक्स डेटा पिलाएंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स डेटा ये उगलेगा, है ना। हम इससे फिर कुछ भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी बेसिस पर जरा हमारा नेक्स्ट जो फंडा है आप इसमें देखना, वो है आपका डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग का ही एक सेंट्रल पोर्शन है जिसको हम लोग डीप लर्निंग बोलते हैं। और ये डीप लर्निंग बेसिकली इस्तेमाल करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से ये किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए या फिर कोई भी लर्निंग लेने के लिए, सीखने के लिए, ये बहुत ही इंटेलिजेंटली काम करते हुए हमें रिजल्ट देता है। तो आखिरकार ये डीप लर्निंग का क्या फंडा हो गया? डीप लर्निंग का क्या फंडा हो गया, इसको भी समझते हैं। डीप लर्निंग का मतलब क्या है, यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए। डीप लर्निंग में बस और कुछ नहीं, डेटा कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे कि इंस्टेड ऑफ गिविंग देम सिंपल नंबर्स, अब हम इसको क्या सुना रहे हैं? ये लो भाई साहब, मोदी जी की आवाज सुनो। अब हमारे प्यारे मोदी जी जो हैं, उनकी आवाज सुन के उसने उनको कॉपी कर लिया। अब कोई भी लाइन दोगे तो वो मोदी जी के भाषा में बोलेगा। या फिर आजकल के टाइम पर आप देखे होंगे कि बहुत बार मोदी जी भोजपुरी गाना गा रहे हैं, तो ये मोदी जी तो नहीं गा रहे हैं, कौन गा रहा है? अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा पार्ट? डीप लर्निंग का पार्ट। तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इन अ वे कि वहां पर ना चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया हो। तो डीप लर्निंग वहां से कुछ कुछ आता है। डीप लर्निंग के पास जो है, आप अगेन देखोगे कि काफी हद तक अब देखो यहां पर भी डेटा देने की जरूरत पड़ी ना, काफी हद तक हम पिक्चर्स के थ्रू भी डेटा को समझा सकते हैं उसको, ना। कुछ भी इधर उधर चीजों को समझ के वो बहुत सारी चीजों को समझा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपके लिए ये दिखाता हूं कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अगर एक बेसिक डिफरेंस आपको समझाना हो या फिर एक प्रोसेस के बेसिस पर थोड़ा सा डिफाइन करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमने मशीन लर्निंग के अंडर में एक कार की फोटो दिखाई और उससे पूछा कि भाई ये क्या है, तो उसके क्लासिफिकेशन के तौर पर हमको मशीन लर्निंग को ये सारे डेटा देने पड़ते थे कि देखो कार 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से ये इतने टाइप हैं, ये इतने टाइप है, इतने टाइप है, फिर इनके इतने अलग अलग टाइप हैं। तो ये रिजल्टेंट तौर पर ये बता सकता है कि ये फोटो जो है ये कार है कि कार नहीं है ना, कुछ भी ये ऐसा कुछ बोल सकता है। तो ये ना इसको सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है हम लोग को फीड करना पड़ा था, इसको ना बहुत डेटा की जरूरत पड़ी थी। लेकिन जब हम लोग डीप लर्निंग पे आते हैं तो डीप लर्निंग जो है वो एक प्रकार का, ये जो आप मेश देख रहे हो, ये और कुछ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मेश है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे बहुत सारी चीजों को हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डेटा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप बहुत सारी चीजों को इंटरनेट से ही सीख लेता है।
जैसे कि जब भी उसको ये पिक्चर मिलेगी कार की, या फिर हमने मान लो उसको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फोटो दिखाने की कोशिश की, है ना, कॉम्प्लेक्स फोटो की, भाई ये बताओ ये कौन है, अब ये कौन है, अब ये कार तो बहुत इजी था समझाना, अब ये कौन है पता नहीं कौन है, ये आपको भी नहीं पता कौन है ये, चलो फॉर एग्जाम्पल ये जॉर्ज है। तो अब यहां पर ये क्या करेगा ना, ये लाइट और डार्क पिक्सल्स को अलग अलग वैल्यूज पर क्रिएट करेगा, फिर अपने नेक्स्ट लेयर पर आएगा, इस नेक्स्ट लेयर पर ये इनके एजेस डिफाइन करेगा कि हाँ यहां पर देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, यहां पर ऐसा दिख रहा है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एजेस को भी मिक्स करेगा कि हाँ इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, आइडेंटिटी फीचर्स को मिलाएगा कि हाँ इनका एक आंख ऐसा है, दूसरा आंख ऐसा है, नाक इनके ऐसे ऐसे कर्व पर है, इनका लिप्स ऐसे ऐसे है, इन सभी के बेसिस पर ये नेट से अलग अलग पिक्चर्स उठाएगा और उनके बेसिस पर ये दिखेगा कि अच्छा ये है कौन एक्चुअल में, और कौन है वो सीधे आपको बता देगा। भाई आउटपुट क्या मिला आपको, जॉर्ज मिला। तो अभी हमने देखा कि कैसे अलग अलग लेवल पर इसने डिसीजंस लिए होंगे कि हाँ ये ऐसा होगा, फिर एक नेक्स्ट स्टेज, एक नेक्स्ट स्टेज, एक नेक्स्ट स्टेज, ऐसा। ये जो पूरा मेश आप देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का क्या मतलब है कि जैसे हमारा दिमाग सोचता है, किसी भी डिसीजंस पर निष्कर्ष लेने के लिए पहुंचता है, वैसे ही हमने एक मशीन को ट्रेन करने की कोशिश की है कि तुम भी ऐसा ही सोचो। अब इंसान सोचता कैसे है उसके लिए जरा एक बार देखते हैं। मान लो कि आप हो अपना चिंटू, है ना, अपने चिंटू कैंडी को बुला लेते हैं हम लोग। चिंटू जो है वो इस विचार में पड़ा हुआ है कि मुझे कल कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना। तो उसके पास ना बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत सारे ख्याल आएंगे, ये सब उसके क्या है, ख्याल है। हम लोग बोलते हैं कि ये सारे के सारे जो नोड्स हैं इनको ये अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करेगा। जैसे कि पहला नोड क्या बोलता है कि कल कॉलेज में फेवरेट फैकल्टी नहीं आ रहे हैं। अब फेवरेट फैकल्टी नहीं आ रहे हैं तो जाने का पर्पस बहुत ज़्यादा डिफीट हो गया। अगर ये, या फिर फेवरेट फैकल्टी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस पर अगर डिफाइन करना है, अगर आ रहे हैं तब तो पक्का जाना है, नहीं आ रहे तो नहीं जाना है। इसका मतलब फेवरेट फैकल्टी जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इन सभी नोट्स को हम ना 10 मार्क्स के ऊपर इवेल्युएट करते हैं। तो ये बोलता है कि भाई साहब इसको तो मैं 9 दूंगा, अगर ये आएंगे तो जाऊंगा, नहीं आएंगे तो नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, एग्जाम के लिए नोट्स कॉपी कराना है, नोट्स कॉपी कराना है, और ये कॉलेज से ही हो पाएगा भाई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 दिन बाद ही एग्जाम है, तो इसके लिए भी इन्होंने एक अच्छा खासा रोलमेंट दे दिया। ये 8 ही नंबर क्यों लिखा इसमें, क्योंकि यार बहुत बार ऐसा भी हो सकता है ना कि दोस्त से मंगाने का ख्याल आ गया कि यार किसी को भेज के मंगा लेंगे उधर से, फिर उधर उधर ले लेंगे तो वो भी मिल जाएगा, तो थोड़ा कम नंबर दिया इसको। फिर यहाँ पर और क्वेश्चंस में, जैसे कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो रही है। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, इसमें जो ये अपने चिंटू भाई हैं, ये नील बटे सन्नाटा है, इनको मतलब ही नहीं है इस चीज से कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना चाहिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसने इसको 1 नंबर दिया। सिंपल, इससे आने ना आने से कोई मतलब ही नहीं है। और देखा अगले दिन जब जा रहे थे तो इनकी प्रिय महिला मित्र भी आ रही हैं, है ना। तो हम अगर यहाँ पर फीमेल फ्रेंड के बारे में भी लिखते हैं तो इनके लिए तो इन्होंने पूरे 10 में से 10 नंबर दे दिए चिंटू भाई ने अपने। भाई ये आ रही है तो आएंगे, नहीं आ रही, फेवरेट फैकल्टी से भी बियॉन्ड है ये। और इस तरीके से और भी कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं ना। इन सबके बेसिस पर एक आंसर आएगा। किसमें आंसर आएगा भाई, इधर यस में आएगा या नो पे आएगा। तो चिंटू भाई ने कैलकुलेट किया होगा इन सभी के बेसिस पर, इन सभी के बेसिस पर एक प्रॉब्लम जो भी दिया गया था, इन सभी के बेसिस पर ये अलग अलग मार्किंग्स इवैल्यूएट किए गए, और ये सब के सब जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे थे, यस और नो में कैसे जाना है ये जरा जल्दी से बता दो, है ना। तो इसी के बेसिस पर यहां पर एक डिसीजन लिया जाएगा, एक डिसीजन लिया जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के बेसिस पर एक डिसीजन लिया जाएगा। और इनफैक्ट सिर्फ हमने तो एक सिंगल लेयर की बात की है, इंसानों के दिमाग में ऐसे मल्टीपल लेयर चलते हैं, उन सबके बेसिस पर एक डिसीजन लिया जाएगा कि भाई जाना है, यस आई हैव टू गो। ये जो डिसीजन है ये इंसान एक्चुअल में ऐसे डिसाइड करता है। अब आप बोलोगे सर हम तो इतना नहीं सोचते हैं। देखो आपको एक्सप्लिसिट सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका इंटरनल मैकेनिज्म ऑलरेडी ट्रेंड है इन सब चीजों के लिए, वो ऐसे ही सोचता है। आपके बस की बात नहीं है कि आप कैसा सोचते हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, ऑटोमेटिक हर इंसान ऐसे ही सोच रहा है। तो फिर इसी के बेसिस पर हम लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात की, जहां पर हम लोग एक पर्टिकुलर चिप जो भी हमारा मशीन है
उसमें हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि जब हम लोग को बात पता चली ना कि हमारे ब्रेन में भी एक्चुअल में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बहुत अच्छा कनेक्शन बनाते हैं और उसी के बेसिस पर सारे डिसीजंस वगैरह हम लोग लेते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग इसको भी फ्रेम कर रहे हैं और हम लोगों ने काफी सक्सेस पाया है इस फील्ड पे। तो इस तरीके से डीप लर्निंग की बात हो रही है। डीप लर्निंग जो है, अब डीप लर्निंग के थ्रू हम लोग ना सिर्फ इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम लोग वॉइस कॉपी करा सकते हैं, बल्कि हम लोग मतलब बहुत इजीली बहुत सारी चीजों को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर एप्लीकेशन की बात करो आप लोग, तो आप लोग सेल्फ ड्राइविंग कार की बात कर सकते हो। आप लोग कोई भी डिसीजन, जितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आप किसी भी बात कर, आज के टाइम पर चैट जीपीटी से आप कुछ भी बात कर सकते हो, है ना। वो आपको हर डिटेल में, एकदम डिटेल में ले जाके हर एक चीज को समझाने की कोशिश करेगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया आपके डीप लर्निंग में, एंड दिस इज हाउ ऑल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर एट वर्क। अब अलग अलग फील्ड्स की बात हो सकती है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में कहां कहां इस्तेमाल आता है। देखो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम ना आए आपके लिए। हर एक फील्ड में, आपके हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी कह लो, हर जगह पर आपका ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आएगा ही आएगा। तो आप देख सकते हो। इसके अलावा एक और फंडा आता है जो कि जनरेटिव एआई का है। जनरेटिव एआई का मतलब है, बहुत ही सिंपल सा है कि आप इसको कोई कमांड देते हो और ये अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके आपको कोई डेटा बिल्कुल नया नया फ्रेम करके दे देता है। आप इससे लेटर लिखवा सकते हो, ऐसे लिखवा सकते हो, गाने लिखवा सकते हो, गाने का धुन बनवा सकते हो, जो मर्जी है, वीडियो बनवा सकते हो, वीडियो कैसा बात करना चाहिए, बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहिए, वो सब काम कर सकते हो। तो ये सब जनरेटिव एआई के जो यूज केसेस हैं। जैसे कि जनरेटिव एआई कौन कौन से हैं आज के टाइम पर? चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, बहुत सारे हैं ऐसे, है ना। तो हेल्थ केयर की बात करोगे तो इमेज सिंथेसिस, है ना, जो भी आपने डायग्नोसिस किया है कि इससे क्या निष्कर्ष निकालो जरा बता दो। अब आगे चल के ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स बन सकती हैं कि जो भी आपका एक्सरे आ रहा है, उस एक्सरे के रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही उसको स्कैन करके डालोगे, बेस्ड अपॉन द वेरियस वेरियस छोटे छोटे ब्लॉक्स, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लेगा कि अच्छा ये वाले हड्डी में प्रॉब्लम है भाई इनके, ये थोड़ी सी खिसक गई है इधर, और उसके बेसिस पर वो पूरा रिजल्ट आपको दे देगा। ये क्या होगा? जनरेटिव एआई का इस्तेमाल होगा। सिमिलरली ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस हिसाब से आयरन मैन ने एक नया एलिमेंट की खोज कर ली थी, है ना, जिसको वो यहां पर लगा के चलता है। तो वैसा ही समझ लो कुछ ये भी होगा कि नए मेडिसिन की डिस्कवरी करनी है। हम लोग को पुराने सभी मेडिसिन के जितने भी डेटा हैं वो सब दे रखे हैं कि किसके कितने कॉम्बिनेशन से कौन क्या काम करता है, तो बिल्कुल नया ड्रग डेवलपमेंट करना इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर पर्सनलाइज मेडिसिन ट्रीटमेंट, ये सब भी इसमें आ जाएगा। दूसरा, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग की बात कर लो आप। सिमिलरली कौन सा स्टॉक ऊपर परफॉर्म करने वाला है, कौन सा नीचे परफॉर्म करने वाला है, वो सब बहुत ही इजीली ये बता सकता है। प्रेडिक्टिव मार्केट एनालिसिस उसी को बोल रहे हैं। ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स को बहुत अच्छे से पकड़ सकता है। हमारा कंटेंट क्रिएशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सब लोग करते भी होगे। अपने मेंस के आंसर्स लिखवा सकते हो भाई इससे, है ना। आर्ट एंड म्यूजिक जनरेशन, जैसा मैंने बताया। ऑटोमेटेड कंटेंट क्रिएशन है। वर्चुअल असिस्टेंट, अभी भी चैट जीपीटी और इन सबसे अभी आप फ्री में बात कर सकते हो, दिन भर बात करो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा फिलहाल अभी जो यूज कर रहे हैं वो यही यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट जनरेशन कराते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस करा लेते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन की भाई इंग्लिश में हिंदी में कर दो। अब जैसे पहले तो ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते थे, पहले तो हम लोग कुछ ऐसे अलग से सॉफ्टवेयर बिल्ड थे जो कि टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, या फिर फोटो टू टेक्स्ट, ये सब के अलग अलग टूल्स आया करते थे। अब सबके लिए एक काम, चैट जीपीटी, भाई साहब उसको कोई भी फोटो खींच के भेज दो। इसको जरा मैं आपको भी दिखा देता हूं, ये देखो। यहां पर हम क्या करते हैं ना, चैट जीपीटी में आपको आपके लिए ओपन करता हूं और मैं इसमें एक फोटो खींचता हूं। आपके सामने सब काम कर रहा हूं। चलो, आपके सामने मैंने एक फोटो क्लिक करने की बात की। देखते हैं कि इस पे जो भी चीजें लिखी हैं, अभी तो बड़ा ट्यूबलाइट का चमक चमक आ रहा है। थोड़ा और पास आ जाता हूं मैं इसके, आपको भी कैमरा पर बढ़िया से दिखता होगा ये देखो यहाँ पर अब सब कुछ सही है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं अब इससे ये पूछ लेता हूँ, नेक्स्ट। ये आ गया, अपडेट कर दिया मैंने, और मैंने इससे पूछा, ओपन हो जाए बस ये। रिसेंटली आई हैव अपडेटेड अ फोटो
what this photo actually symbolizes, tell me in 100 words. This photo represents a visual guide to the diverse applications of generative AI across various industries. At the center is generative AI use cases, with examples branching out into fields like healthcare, finance, content creation, and natural language processing. It highlights specific AI tasks such as drug discovery, personalized medicine, algorithmic trading, automated content creation, virtual assistants, and language translation. The inclusion of ChatGPT and Gemini suggests a focus on popular generative AI models. The image reflects how AI is integrated into everyday industries, driving innovation and efficiency through specialized algorithms and automated solutions tailored to each field. Thank you for the information, ChatGPT. You're very welcome. Let me know. इनको बंद कर दिया मैंने अभी के लिए फिलहाल, बट यू कैन सी, है ना। अब आपको इतना बवाल नहीं करना है यार, आपको चैट जीपीटी खोलना है, किताब में कोई भी कॉन्सेप्ट खोल रहे हो आप सीधे फोटो खींचो और बोलो कि पेज क्या बोल रहा है यार, समझा दो। द हिंदू का आर्टिकल खोल रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, फोटो खींचा, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। हर बार इतना एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम लोग इसको ट्रेन कर रहे हैं। इसको जितना डेटा हम लोग देते जाएंगे, इसको पूछते जाएंगे, इसको बताते जाएंगे कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, उसके बेसिस पर ये और इफेक्टिव सॉल्यूशंस आपको देता रहेगा। तो आज के टाइम पर नॉर्मली जो हम लोग का हम बोल सकते हैं कि लेवल है अभी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ऑलरेडी काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है। मैं आज से 6-8 महीने पहले जब पढ़ाता था तो मैं इसी का एग्जाम्पल इस प्रकार से देता था कि बेटा वो जमाना आएगा आज से 2-4-5 साल बाद, जब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते टाइम कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप सीधे यहाँ पर बातचीत करके पूछ लोगे। तो फिर ये तो अभी आ गया है ना, 2-4 साल की जरूरत ही नहीं थी, 2-4 महीने के अंदर में आ गया ये। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये सारी चीजें बहुत इजीली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काम कर रहा है। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी हम बात करते हैं तो ये 2-3 और भी हैं। एक है आपका आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, है ना, बड़ा ही स्पेसिफिक सा टास्क करने वाला। दूसरा आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन लाइक टास्क को कर सकता है। और तीसरा आता है आपका सुपर इंटेलिजेंस, जैसा हम लोग शुरुआत में देख रहे थे कि ये तो भाई साहब बहुत बहुत ही डिफरेंट है। मतलब ये तो अभी विजन टाइप का होगा, ये अभी तक बना भी नहीं है इनफैक्ट, तो इसीलिए इसकी बात अभी नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन फ्यूचर में भाई साहब जैसे सब कुछ बनते जा रहा है, हो सकता है कि फिर ये भी बन जाए, है ना। तो इसका जो हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेट गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो एक्चुअल में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के साथ साथ ये सुपर इंटेलिजेंस बनाना ही होगा। ठीक है, अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट हमारा निकल कर आता है। हम लोग पूछते हैं कि यार ये डीप फेक क्या है। डीप फेक एक आपकी बुक में लिखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं, है ना। इस पर्सन को पहचानते हो, कौन है भाई? लेकिन देखो डीप फेक को हम समझाते हैं यहां पर, जैसे कि ये पर्सन है मान लो, इस पर्सन के जो भी फेशियल एंडिंग्स हैं उन सबको ये पकड़ लेगा, इसका हाव भाव पूरा पकड़ लेगा, ये आखिरकार कैसे एक्सप्रेस करता है। अगर इसने अपनी एक 10 मिनट की वीडियो अपडेट कर दी तो उसमें सारे एक्सप्रेशंस को वो नोटिफाई कर लेगा। सिमिलरली वो इनके सारे एक्सप्रेशंस को नोटिफाई कर लेगा। अब ऐसा हो पाएगा कि ये जो भी बोलेंगे इसको वो ट्रांसपोज कर देगा इनके फेस पर। मतलब कि एक्टिंग तो ये इंसान कर रहा है, लेकिन एक्चुअल फेस किसका यूज होगा, ये। इसको हम लोग बोलते हैं डीप फेक्स। और इसके चलते बहुत सारे कंट्रोवर्सीज अभी सामने आए थे, जैसे कि आपने रश्मिका मंदाना का केस सुना होगा, कटरीना कैफ का केस सुना होगा। लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे ऑब्सीन वीडियोस के साथ साथ इन इन एक्ट्रेसेस की फोटो के साथ ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, और एक्चुअल में देखने पे पता ही नहीं चल रहा है कि ये रियल वीडियो है या फिर फेक वीडियो है। ऐसे सिचुएशंस में हम ऐसी वीडियोस को क्या बोलते हैं, डीप फेक्स, जहां पर हम लोग एक पर्सन के ऊपर दूसरे पर्सन को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि असली वाले पर्सन ने कभी किया ही नहीं है, ना कभी ऐसी बातें बोली हैं, ना कभी ऐसी वीडियो या फिर एक्ट किया है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डीप फेक बोलते हैं। अब ये डीप फेक एक्चुअल में देखो, जब ये केसेस वगैरह सामने आए तो हमारा 66D है सेक्शन आईटी एक्ट का, हमारे आईटी एक्ट 2000 का, उसमें तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अगर हम गलत तरीके से ऐसे इम्पर्सोनेट करने की बात करते हैं तो हम लोग को सीधे 3 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना देने की बात आ सकती है, दोनों देने की बात आ सकती है। डीप फेक का अगर हम लोग एक नेगेटिव कॉनोटेशन देखते हैं तो हमें पॉजिटिव कॉनोटेशन भी देखना चाहिए। बहुत सारे काम इससे बहुत आसान हो सकते हैं। देयर कैन बी अ टाइम जहां पर मैं अभी, आप तो मेरे से पढ़ रहे हो सकता है
कि मैंने अब मेरा नेट पर इतना सारा वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड है, वो अगर मैंने उसको एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये गाइड करने का मौका मिल गया कि भाई साहब किसी भी टीचर फैकल्टी के लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से सुन लो, समझ लो, फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी वॉइस कवर कर लो, साथ में उनका बोलने का टोन मैच कर लो, उनका जो रिदम है अप एंड डाउन होने का वो मैच कर लो, और तुम्हारे पास अथाह इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर, जितना मेरे पास नहीं है एज ए टीचर उतना इंटरनेट के पास है, सारी चीजों का सोल्यूशन है। तो तुम एक बढ़िया सी 1 घंटे की वीडियो बना दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, अब वो अपना सारा इंफॉर्मेशन इधर उधर से लेगा, फटाफट से विद इन अ मिनट आपका 1 घंटे का वीडियो तैयार। अब सोचो कि कितना फास्ट कंटेंट क्रिएशन है ना, इतना फास्ट कंटेंट क्रिएशन। अगर मैं खुद वीडियो को रिकॉर्ड करने जाता तो मुझे 1 घंटे तो रिकॉर्डिंग में ही लग जाते, उसके पहले मैं काफी सारा 3-4 घंटे रिसर्च करता, पढ़ता उन सब चीजों पर, फिर बनाता, 5-6 घंटे का प्रोसेस। अब ये 1 मिनट के अंदर में वीडियो मिल जाएगी। सेम टू सेम आज के टाइम पर सोरा एआई एक है। सोरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है। सोरा का काम यह है कि आप उसको कोई भी अगर एक बेसिक प्रॉम्प्ट देते हो, एक कमांड देते हो, तो वो उसको पूरा वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पर है। डीप फेक्स की बात करें या फिर वीडियो क्रिएशन की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अभी भी ये थोड़े नेसेंट स्टेज पर है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हाथ की एनाटॉमी को नहीं समझ पाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर है ये हाथ। इनफैक्ट अगर आप स्केच करते तो आपको रियलाइज होता कि हाथों की उंगलियां बनाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जब आप पूरा स्केच करते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी नहीं समझ में आता है। आप देखोगे कभी भी कोई इमेज जनरेट कराओगे तो आड़ा तिरछा ऐसे उंगली, कुछ भी टेढ़ा बेढ़ा, किसी के 6 उंगली, किसी के 4 ही उंगली बना देगा, कुछ भी बना देता है वो। लेकिन वो अभी तक इस चीज को बहुत अच्छे से इमिटेट नहीं कर पाता है। बट स्टिल डीप फेक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशंस दोनों हम लोगों ने डिस्कस किए। हम लोग बहुत सारे फिल्म को देखते हैं, फिल्म मूवीज को देखते हैं, और उनके लिए हम लोग डब आर्टिस्ट लेके आते हैं। अब वो डब आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही हीरो है, उसी का फेस है, और हमने जैसे उसको डायलॉग इनपुट दिए दूसरे भाषा में, मान लो मलयालम में कोई मूवी बना रहा था, उसको हमने हिंदी कन्वर्ट करना था, तो हमने मलयालम का बस हिंदी वर्जन उसको बता दिया कि भाई साहब इसको ना तुम हिंदी में भी बोल लो, तो उसने अपने आप ही सारे एक्सप्रेशन को समझा। कुछ नहीं करने की जरूरत है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस पूरे के पूरे मूवी को हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा, क्योंकि उसको टोन भी पता है, उसको वॉइस भी पता है, उसको लिपसिंग कैसे चेंज करना है वो भी पता है, सब कुछ वो कर सकता है ना। तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए इन सब चीजों को देखना और काम करना। बट यहां पर आप सबको पता है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा हमारे स्पाइडरमैन भैया ने बताया है। तो उसके तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग के ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं इसके लिए। और आपको पता है कि मिस इन्फॉर्मेशन भेजना हो या फिर किसी के साथ भी मतलब कोई धोखाधड़ी का केस करना हो, इन सब सिचुएशंस में डीप फेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस कॉम्बिनेशन का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस वगैरह लेके आ रहे हैं कि देखो कभी भी कोई भी डीप फेक वीडियो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो हो तो उसमें एक वाटर मार्क का होना अनिवार्य है। ऐसे करते करते कई सारे इंटरनेशनल लॉज अभी फ्रेम हो रहे हैं, बट ऑल सच लॉज आर एट वेरी वेरी नेसेंट स्टेज। जैसे अभी कुछ दिन पहले ब्लेचले डिक्लेरेशन आया था। ब्लेचले जो है ना वो अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक प्लेस है यार। यहां पर आप देख सकते हो ब्लेचले डिक्लेरेशन। ब्लेचले डिक्लेरेशन एक्चुअल में नवंबर 2023 के आसपास का ये न्यूज़ है आपका। ये 2 दिन की समिट हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। एक ब्लेचले पार्क है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा प्लेस है क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यही वो जगह है जहां पर ट्यूरिंग मशीन बनाई गई थी। अब ये ट्यूरिंग मशीन क्या है, गूगल सर्च करो, या फिर एक बहुत ही शानदार मूवी है इमिटेशन गेम। जब भी मौका लगे ना तो इसको देखना जरूर, यूं ही है ना। इमिटेशन गेम कैसे वहां पर इस कॉम्प्लेक्स मशीन को डिजाइन किया गया था। तो ये अपने आप में बेसिकली यहां पर ना ट्यूरिंग मशीन को डेवलप करना अपने आप में बहुत बड़ा बात था, क्योंकि बहुत पुराने वर्ल्ड वॉर टाइम की बात हो रही है ये। इसका मेजर एजेंडा ब्लेचले डिक्लेरेशन का क्या था कि हम लोग एक स्टेज पर आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पेस पर ग्रो हो रहा है उसको रोकथाम करने के लिए, उसके रूल्स लॉज रेगुलेशंस को फ्रेम करने के लिए हमारे पास एक बेसिक नोशन होना चाहिए जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसा काम करे हर जगह। तो वैसे ही कुछ हो रहा है कि सब ने अपनी अपनी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात की है और सब अपने अपने ओपिनियन को यहाँ पर रख रहे हैं। तो धीरे धीरे अब ये लॉज वगैरह बनेंगे, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक एआई एक्ट दे दिया है। एआई एक्ट 2025-26 में हम उसको इंप्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। 3-4 दिन तक लगातार इस पर बहस चली थी और कैसे क्या रूल्स बनाने चाहिए। तो उन्होंने सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे 2-3-4 पार्ट में उसको डिवाइड करके सब कुछ बताया अच्छे से। तो ये मुद्दा हो गया अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यहाँ पर जनरेटिव एआई की टूल्स वगैरह आप देख सकते हो। जनरेटिव एआई मतलब चैट जीपीटी।
है ना, चैट जीपीटी, स्क्राइब, अल्फा कोड, गिटहब, GPT-4, बार्ड, कोहर, डॉल E2, क्लाउड, सिंथेसिया, डुएट, इन सब तरीके से आप ना काफी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन जनरेटिव एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम को आप आसान कर सकते हो। आप कोई भी काम करते हो, आप ना माइंड मैप्स के लिए बड़ा परेशान होते हो, माइंड मैप्स अपने आप ही बन जाएगा अगर आप उसको एक प्रॉपर पीडीएफ अपडेट कर दोगे, बोलोगे कि भाई इस पीडीएफ को तुम माइंड मैप के थ्रू रिप्रेजेंट कर दो, फटाक से 1 मिनट के अंदर माइंड मैप बन गया आपका, डन भाई डन। माइंड मैप तुरंत के तुरंत बन जाता है ना, बस आपको ये सारे टूल्स चलाने आना चाहिए। तो आपका काम आज के डेट में यार बहुत आसान हो चुका है, बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है आपके लिए, ये है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ऑगमेंट करना मतलब किसी चीज पर कोई भी ऑब्जेक्ट का थोप देना, उस पर एड ऑन कर देना, ये कहता है ऑगमेंटेड। ऑगमेंट करने का मतलब, अगर रियलिटी पर हम लोग कोई भी चीज को ऑगमेंट कर देते हैं, मतलब कि जो भी हमारे सराउंडिंग में रियल वर्ल्ड हमारे जिसमें हम जी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर इसी दुनिया में हमने कोई भी चीज को वर्चुअली ऐड कर दिया, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐड करना है। यहां पर ये जरूरी है, जैसे कि आप लोग जब भी आजकल शॉपिंग करने जाते हो, जैसे कि लेंसकार्ट का अगर आप वेबसाइट खोलोगे और बोलोगे यार मेरे को चश्मा खरीदना है, तो बोलेगा सर एक काम करो, आप दुकान पर आते हो, हर एक चश्मा ट्राई करके अपने शीशे में देखते हो कि यार ये मेरे ऊपर बकवास लग रहा है। तो इसी तरीके से आप ना इसको ऑनलाइन कर सकते हो सर। आप एप्लीकेशन खोलो, अपना इमेज, अपना फोटो खींच लो और फिर ऐसे करके और ऐसे करके अपना पूरी वीडियो रिकॉर्ड करा दो, तो आपके हर एक मोशन को वो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर ले रहा है। अब इस तरीके से आपके, अब फेस आड़ा तिरछा कैसे भी करोगे, वो फ्रेम आपके चश्मे जो है आपके चेहरे पर कैसा लगेगा, वो आप आराम से ऐसे ऐसे इधर उधर करके देख सकते हो कि अच्छा ये चश्मा कैसा लग रहा है, जबकि आपने असल में चश्मा नहीं लगाया, लेकिन आपके अंदर वो चश्मा लगा हुआ दिखेगा। सिमिलरली आप लोग फोटो खींचते हो, आजकल के टाइम पे तो भाई फिल्टर का अलग ही जमाना है ना। मैं अभी जिस भी सेमिनार में जाता हूँ, लड़कियां कहते सर एक फोटो प्लीज, और उनके मोबाइल फोन के अंदर में भाई साहब पता नहीं कौन सा एप्लीकेशन भरा है, वो तुरंत ही मेरे गालों पर रूज लगा देता है, लिपस्टिक लगा देगा मुझे, काजल लगा देगा मुझे, पता नहीं क्या ही बना देता है ना। उनको तो चलो गोरा कर रहा है, उनको सब कुछ कर रहा है, वो तो अच्छी बात है, साथ में वो सबको कर दे रहा है यार। लेकिन ये सारी चीजें एक्चुअल में क्या है कि रियलिटी के ऊपर ऑगमेंट हो जा रही है। भाई मेकअप चिपका दिया ऊपर से, लिपस्टिक ऊपर से चिपका दिया, ये क्या हो रहा है, ऑगमेंट हो रहा है। सेम टू सेम, आप सोफा खरीदने जा रहे हो, है ना, उसने देखा कि यार ये सोफा मेरे घर के अंदर में कैसा लगेगा, तो आप मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करते हो, ये सोफा अपने आप ऑगमेंट होके इस पर आ जाता है, इसका कलर चेंज कर कर देख सकते हो कि मेरे इस बैकग्राउंड में सबसे सुंदर कलर का कौन सा जाएगा। These all are example of augmented reality। अगर अब आपसे फ्यूचर में कोई कभी भी बोलता है augmented reality को, बस आपको इतना ही समझना है कि रियलिटी के ऊपर, रियल वर्ल्ड के ऊपर हमने कुछ ऐड ऑन कर दिया। दिस इज नोन एज augmented reality। वी हैव augmented something on our real world। दिस इज augmented reality। इसी का जुड़वा भाई है एक, जैसे augmented reality आप देख रहे हो ना, आप इन सब में जाओगे तो कभी चश्मा लगा ले रहे हो आप, कभी यहाँ पर देखो समुद्र सी साइड में चले गए भाई साहब, ये तो है ना, इनके चश्मे में परछाई भी बन रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी है। दूसरा आता है आपका, वो आता है वर्चुअल रियलिटी, जिसको हम लोग VR बोलते हैं, है ना। यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए, व्हाट इज दिस, दिस इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी इज अ वर्चुअल वर्ल्ड। सच की दुनिया ही नहीं है भाई साहब, ये वर्चुअल दुनिया है और आप इसमें कंप्लीटली इमर्स हो जाते हो, है ना। This is one of the best example of immersive technology। immersive technology क्यों? क्योंकि आपने डब्बा पहन लिया है भाई साहब मुंह के ऊपर, अब आपको असली दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है ना। इसका मतलब यह भी है कि वर्चुअल रियलिटी में यू लूज कनेक्शन विथ रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। अब इन मैडम जी ने जो अपना चश्मा पहन लिया दीदी ने, अब ये दीदी को क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि अब ये पेशेंट है, बस सामने इनके पेशेंट है, और ये जो इनका हाथ ये देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में ये अपने हाथ से अब जो भी काम कर रही हैं, अब वो इनको ऐसा फील होएगा कि एक वर्चुअल दुनिया में कोई इंसान है, सामने पेशेंट है, वो ऐसा ही हो रहा है। अब इसमें ना बहुत सारे गेमिंग वगैरह आ चुके हैं कि अब अभी तक आप लोग अपने वीडियो गेम में खटक खटक ऐसे खेलते थे पूरा, अब क्या होगा कि VR हेडसेट लगा लो,
अब VR हेडसेट के बाद आपको एक 360 डिग्री मोशन के लिए एक आपको एक ऐसा क्या बोलते हैं यार इसको, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, एक मशीन आती है जिसमें ना आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। आप जैसे नॉर्मल आज की दुनिया में चलते हो या फिर जब आप ट्रेडमिल पर चलते हो तो ट्रेडमिल तो बिल्कुल सीधा ही चलता है बस, और उसकी स्पीड जो है वो आपके चलने की स्पीड से डिफाइन नहीं होती है। लेकिन आज के टाइम पर ऐसी बहुत सारी नए टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं जिसमें कि आप कैसे भी चल रहे हो, आप दाएं इधर इधर चल रहे हो, घूमते हो, बैठ जाते हो, धीमे धीमे चलते हो, वो सब आप अपने एक ही जगह पर खड़े हुए करोगे। मतलब आपका पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी लेकिन आप वहीं रहोगे। तो वैसा एक 360 डिग्री टाइप का ट्रेडमिल बना दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, चल चल के गेम खेलना है। अब आप जब पहले हम लोग खेलते थे तो उसमें अगर दुश्मन के पूरे उस एरिना में घुस के अगर उसको गोली से उड़ाना होता था तो हम लोग बस अपने सिस्टम पर माउस कर्सर को हिला हिला के सारा डायरेक्शन में देखने की कोशिश करते थे। अब हमें माउस नहीं हिलाना है, अब हमें अपना सिर घुमाना है। इधर देखेंगे तो हमें इधर की चीज दिखेगी, इधर देखेंगे तो इधर। मतलब हम कंप्लीटली उस दुनिया के अंदर घुस चुके हैं, है ना। और फिर उसके बेसिस पर हम काम कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे पहले काउंटर स्ट्राइक खेलते थे, है ना, तो काउंटर स्ट्राइक में तो यही सारा चीज होता था कि बॉम्ब इम्प्लांट कर दो, उसको पहले कौन खोज लेगा, नहीं फट जाएगा तो सब दुश्मन मारे जाएंगे। तो ये सब चीजों के लिए हम लोग पूरा मैप याद कर लेते थे। अब मैप याद करके, हाँ इधर से जाओगे बगल में गली मिलेगी, गली से घुस जाओगे वहां शॉर्टकट कमरा मिलेगा, कमरा डाक के चले जाना, बहुत सारी चीजें थी ऐसे। अब लेकिन आज के टाइम पर ना आपको ये सब काम खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे आप दौड़ के चल रहे हो, भाई साहब जा रहे हैं, बंदूक सामने लेके चल रहे हो। अब जैसे इन दीदी के हाथ में है ना, अब ये आपके हाथ में ऐसा ही रहेगा, लेकिन आपको इस इमर्सिव वर्ल्ड में दिखेगा कि आपके हाथ में बंदूक है, और आप जैसे कट 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 चलाओगे तो वो बंदूक से गोली भी चलेगी। तो आपको सब चीज बिल्कुल रियल लगेगा, लेकिन वो रियल कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि आपका रियल वर्ल्ड से कनेक्शन ही कट चुका है। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड वर्चुअल रियलिटी। अब यहां पर ना इसके बाद कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड रियलिटी। क्या बोल रहे हैं भाई? मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। जैसे कि अभी ये दीदी जो लगा के खड़ी है यहां पर ना, इन दीदी के पास में महंगा डिवाइस है भाई साहब, एप्पल का विजन प्रो लगाया इन्होंने। एप्पल का विजन प्रो जो है उसमें कैमरा भी लगा हुआ है और एट द सेम टाइम आप उस पूरे सिस्टम के अंदर अपना कंप्यूटर चला सकते हो। तो अब जैसे कि ये दीदी जो है ना मीटिंग ले रही है, मीटिंग भी नहीं दे रही है, एक्चुअल में प्रेजेंटेशन दे रही है। और जो ये लोग हैं, ये लोग भी हो सकता है कि ऐसे ही सेम टू सेम विजन प्रो लगा के बैठे हों, लेकिन विजन प्रो ये आपको एक बहुत सही तरीका दिखाता है कि वो आपके सारे फेशियल एक्सप्रेशंस को कैप्चर करेगा और आपको इस वे में प्रेजेंट करेगा कि आपने उस मशीन को नहीं लगाया। मतलब कि वर्चुअली आपकी वीडियो रन करता है वो, लेकिन ऐसा दिखने में लगता है कि आप ही बात कर रहे हो। और वो सब के सब लोग एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जिसमें कि उनको सामने अपने रियल वर्ल्ड भी सब कुछ दिख रहा है, उसके ऊपर ऑगमेंटेड चीजें भी दिख रही हैं, और चाहे अगर वो लोग तो कई सारी चीजें उसमें से छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। जैसे कि वो गोली चला रहा था ना बंदूक तक 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 तक, तो यहां पर हम भी चला सकते हैं। तो जैसे इन दीदी ने क्या किया, अपने कमरे में गई हैं, अपने कमरे की इस दीवार पर इन्होंने क्या लगा दिया, एक पीपीटी दीवार में, इस फ्रेम के अंदर हो रहा है सब कुछ, भी रियल में नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इमर्सिव वर्ल्ड में भी चली गई। मतलब कि वीआर जैसा भी कुछ हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ऑगमेंटेड भी है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में सब कुछ हो रहा है। तो इन्होंने अपने बेड के ऊपर ये 3 लोगों को लगा दिया कि भाई तुम भी मीटिंग में, तुम भी मीटिंग में, तुम भी मीटिंग में, और मेरा प्रेजेंटेशन यहां चल रहा है। जबकि ना ये प्रेजेंटेशन चलाने के लिए मेरे पास टीवी है और ना ही मेरे पास ये सामने 3 लोग बैठे हैं, लेकिन इट फील्स लाइक ये तीनों लोग सामने यहीं बैठे हैं और ये स्क्रीन मेरी यहीं चल रही है। अब चूंकि हमने वीआर हेडसेट लगाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम लोग मान लीजिए अब हम ऐसे खड़े हो गए तो मेरा बोर्ड यहां पर है और मेरे ये 3 सामने लोग बैठे। अरे नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, आपको ऐसे ही घूम के देखना पड़ेगा। आपने 3 लोग को यहां बैठाया था ना, अब वो 3 लोग यहां बैठे हुए नहीं दिख सकते आपको, तो आपने इधर बैठाया तो वो इधर ही बैठेंगे, और इनफैक्ट आपने इसी कमरे में बैठाया है। अब आप दूसरे कमरे में जाके ऐसे ही सेम दीवार पर अगर खोजोगे कि हाँ यहाँ पर 3 लोग बैठे, वहां पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने आपके पूरे घर को ऐसा मैप कर ले रहा है वो कि हर एक कोना कोना उसको पता चल जाता है। तो आपने जो भी इमेजेस जहां रखी है, जैसे कि आपने अपने डस्टबिन के साथ, जो आपके किचन में डस्टबिन रखा है, वहां पर एक दिन आप गए और अपना रिसाइकिल बिन का जो बटन है उसको वहां पर डाल दिया। तो अब आप उस वीआर हेडसेट को जब भी पहन के घूमते हो और जैसे ही आप किचन से होकर गुजरते हो और आपका डस्टबिन दिखता है जहां पे आप सच में असल में कूड़ा फेंकते हो, वहीं पर आपको रिसाइकिल बिन भी दिखेगा, है ना। तो आप अपने घर को ही पूरा जीता जागता पूरा सिस्टम बना दे रहे हो। तो ये है आपका मिक्स्ड रियलिटी।
ये अपने आप में बड़ा ही विचित्र सा है। आप लोग के पास अगर ठीक ठाक पैसा है तो आप लोग भी ले सकते हैं। 2-2.5 लाख रुपए का आ जाएगा बस। लेकिन इसमें क्या है कि इमर्सिव टेक्नोलॉजी भी है ना ये। अब आपको मूवी देखना है, आपके घर में टीवी वीवी की बात ही नहीं है, आपको हॉल जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, इसको एक हॉल के बराबर बड़ा सा स्क्रीन कर लो। भले ही आप वॉशरूम के अंदर बैठ के देख रहे हो, है ना, वॉशरूम डिब्बे भर का होता ही है, लेकिन उसके अंदर भी आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि आप एक बड़े से हॉल में बैठे हो भाई साहब, और यहां पर चल रही है पूरी मूवी, बड़े स्क्रीन पर चल रही है। तो ये सारी चीजें मिक्स्ड रियलिटी का एक पोर्शन है। मैं आपको एक और रिलेटेड इमेज दिखा सकता हूं, जहां पर इन सभी के पास ऐसे ही रिलेटेड वीआर हेडसेट टाइप के कुछ चीजें हैं, बट दे आर ऑल्सो लुकिंग इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरीवन। लेकिन बहुत सारी चीजों को ये इस मोड पर भी समझ सकते हैं। ये उन्हीं को दिखेगा जिसने ये डब्बा पहना हुआ, जिसको नहीं डब्बा पहनाया गया है उसको कुछ नहीं दिखेगा। ये लगेगा कि ये हवा में बेवकूफ बना रही है दीदी हमें। ठीक है, तो ये हो गया। हमारा अगला टॉपिक जो आता है, हमने समझ लिया यार ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, ये सब चीजें समझ ली हमने। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। देखो, सबसे पहले तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको लोग का एक वहम तोड़ने की कोशिश की थी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा ट्रांसफर करते हो, और ब्लॉकचेन का मतलब यही है। ब्लॉकचेन का मतलब देखो, वो हर एक चीज है जहां पर हम लोग एक सिचुएशन को डिसेंट्रलाइज कर रहे होंगे। हम लोग डेटा का अधिकार हम सबको दे रहे होंगे। एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो, मैं ना कुछ चीजें आपको सबसे पहले डिफाइन करना चाहूंगा आप लोग के लिए। सबसे पहले आप इस बात को समझना स्टार्ट करो कि कोई भी अगर ब्लॉक है और ब्लॉक चेन की बात हो रही है, तो ब्लॉक चेन में लगभग दो चीजें हैं। हम बोलते हैं कि यार देखो, हमारे पास है एक डब्बा, इसके लिए ना हम एक ब्लॉक बनाते हैं सबसे पहले। ये ब्लॉक को जरा मैं एक बार कॉपी भी कर लेता हूं कई सारी जगहों पर। मान लेते हैं कि हमारे पास ना ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक को चेन के माध्यम से जोड़ के चलना है हम लोग को। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। अब यहां पर यार एक ध्यान देना कि हर बार ब्लॉक में क्या क्या चीजें होंगी। मान के चलते हैं कि ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले जो भी डेटा हम इस ब्लॉक में डालना चाहते हैं वो एक डेटा होगा। मान लो कि इसका डेटा का है 13F2G7, ये इसका डेटा है। इस डब्बे का जो डेटा है, मान लो किसी भी ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए ये ओटीपी या फिर पासवर्ड आया होगा, वो इसके थ्रू यहां पर हम भेज रहे हैं, ब्लॉकचेन के थ्रू। और इसी के साथ ये जो डेटा है, इस डेटा के साथ ना इसका अपना एक हैश होगा। हैश मान लो इसका है 1ZP। और सिमिलरली इसी के पास ना इसके प्रीवियस हैश का, प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश होगा। इसके प्रीवियस में मान लेते हैं कोई और होगा हमारे पास, है ना, ऐसा कुछ और होगा। इसका जो हैश था, इसका खुद का जो हैश था, वो ही यहां पर आ गया। तो यहां पर अब प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश था, मान लेते हैं कुछ भी, अगर रैंडम सा एक अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, 1RF, ये है। ये 3 इंफॉर्मेशन है। इस 3 इंफॉर्मेशन का जब भी इस ब्लॉकचेन में हम इसको ऐड करते हैं, या फिर कोई एक नया ब्लॉक आता है, तो नया ब्लॉक अब जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि इसके पास भी मान लो कुछ एक और डेटा होगा, है ना, कुछ ट्रांजैक्शन का डेटा लेके आया, किसी का नाम, किसी का आधार कार्ड, कुछ भी लेके आया हो, वो डेटा कहलाएगा। इस डेटा के साथ इस वाले का कुछ नया हैश होगा। हैश जो है, मान लो इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, आप ऐसा बोल सकते हो, इस ब्लॉक की अपनी एक आइडेंटिटी है जिसको हम लोग हैश बोल रहे हैं। ये जो हैश है इसका ये है 3NR। इसके साथ साथ इसी ब्लॉक पर यहां पर एक प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी होगा, और वो क्या है, यहां से देख सकते हो 1RF, ये भी इसके अंदर में मेंशन होगा। सिमिलरली हमने कोई और ब्लॉक ऐड किया, इसके पास भी कुछ एक डेटा होगा, है ना, डेटा मान लो कुछ भी कर लो, आपके स्कूल की मार्कशीट है इसके अंदर में। लेकिन जब आप इस मार्कशीट को किसी को भेजने की कोशिश कर रहे हो,
तो आपने इसके लिए एक अलग से हैश डिफाइन किया, हैश मान लो है PC2, और यहां पर आपने प्रीवियस ब्लॉक हैश यहां पर जो रखा है वो भी आएगा इसका 1, यहां पर क्या है 3NR, और यहां पर जो 1RF लिखा था तो प्रीवियस ब्लॉक का, ये एक्चुअल में आएगा 1ZF, है ना, 1ZP। तो ये आप देख रहे हो कि ये सबके सब आपस में चेन के थ्रू कनेक्टेड है भाई साहब, है ना, यहां से ये चेन के थ्रू सबके सब कनेक्टेड है। अब इनको कोई भी बीच में छेड़छाड़ करता है, मान लो कि इसका डेटा हमने निकालने की कोशिश की, अगर द मोमेंट वी स्टार्टेड पुलिंग आउट इट्स डेटा हमने जैसे ही देखा तुरंत के तुरंत इसका हैश जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। जैसे ही इसका हैश चेंज हुआ मतलब कि अब इससे ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो हमने टैप नहीं किया ना, सिर्फ इसको हमने निकालने की कोशिश की, तो अब ये चेन ही टूट गया, तो हमें उसके जगह पर इसका भी डेटा चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली जब इसका हैश चेंज हुआ उसी के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ब्लॉक का हैश था 1ZP ये भी चेंज हो गया। अब इसके चेंज होने से अब ये इससे मैच नहीं कर रहा होगा तो ये चेन वापस से टूट गया। इसके चलते हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी हैश जो अब नया आया है उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि भाई साहब एक को अगर टैप करने जाओगे तो पहले तो वो डेटा आपको मिलेगा नहीं, मिला अगर कभी भी तो वो हमेशा हैश चेंज कर देगा, सबको पता चल जाएगा, जितने भी लोग इस ब्लॉकचेन में ऐड होंगे सबको पता चल जाएगा कि इस फला इंसान ने टैप करने की कोशिश की है इसको, और कुछ नहीं हो रहा, रिजल्ट कुछ नहीं मिलने का है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा सीक्रेटली, या फिर हम यूं बोले कि इस पूरे टेक्नोलॉजी का इस सबसे बड़ा ये बून है कि आप इसके डेटा को कभी भी हैक ही नहीं कर सकते हो, आप इसके साथ छेड़छाड़ ही नहीं कर सकते हो। तो एक नॉर्मल ब्लॉकचेन जो है ना वो हमेशा इन्हीं सब चीजों से ड्रिवन होता है। अगर हम किसी भी एक मैसेज को, मान लीजिए मैं आपके लिए एक मैसेज लिख के भेजना चाहता हूं, एक बहुत ही प्यारा सा लेटर मैंने आपके लिए लिखा है और मैं आपको भेजना चाहता हूं, तो उसको मैं ब्लॉकचेन की मदद से भी भेज सकता हूं। ब्लॉकचेन इज अ सिक्योर्ड वे, मुझे पता होगा कि अगर मैंने ब्लॉकचेन की मदद से भेजा है तो उसको और कोई नहीं पढ़ सकता है, मैंने जिसके लिए भेजा होगा सिर्फ वही पढ़ पाएगा, इतना सिक्योर्ड है। लेकिन ये बात सबको जग जाहिर हो जाएगी कि मैंने एक मैसेज इस पर्सन को भेजा है, अब उसके अंदर क्या है पता नहीं है, लेकिन वो मैसेज मैंने उनको भेजा है ये सबको पता चल जाए। क्यों? क्योंकि अब ये जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है ना, ये बेसिकली सभी के कंप्यूटर सिस्टम्स पर लोकली फीड होती है। इट इज लाइक कि हम लोग ना एक गूगल शीट पर काम कर रहे हैं और ये गूगल शीट का एक्सेस सबके पास है। आप गूगल शीट पर कोई भी चेंज करते हो वो सबको विजिबल हो जाता है, और इनफैक्ट गूगल शीट में आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री में ट्रैक भी होता है कि इस फला इंसान ने इतना यहाँ पर एडिट किया, फिर इसका डिलीट किया, फिर ये उन्होंने नया चीज लिखा, फिर ये नया फॉर्मूला लगाया, सब कुछ लिखा होता है, मेंशन होता है टाइम लाइन के साथ कि इतने बज के इतने मिनट पर इस इंसान ने ये किया, इतने बज के इतने मिनट पर ये इंसान ने, तो पूरा एक ट्रैक है, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है। तो समझ लो वैसे ही ब्लॉकचेन भी होता है। ब्लॉकचेन में क्या है कि सब कुछ सबके साथ है और सबका डेटा सबके लोकल सिस्टम्स में स्टोर्ड है। दिस इज हाउ वी डिसेंट्रलाइज द थिंग। अभी क्या है, जैसे मान लो फेसबुक है, फेसबुक पे आपने कोई भी कमेंट किया तो सबको विजिबल तो है, लेकिन उस डेटा का जो अधिकार है वो किसके पास है? या तो आप डिलीट कर सकते हो एक टाइम के बाद, जैसे व्हाट्सएप में डिलीट करने का ऑप्शन भी नहीं आता है, आप अपना मैसेज भेजने के बाद डिलीट भी नहीं कर सकते हो सामने वाले के चैट से। अब वो डिलीट कौन कर पाएगा? व्हाट्सएप कर सकता है, शायद उसके पास पावर है, भाई वही कंपनी रन कर रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जो अभी एक पर्सन के हाथ में पावर है ना वो डिसेंट्रलाइज हो जाए सबके पास। अब जैसे मान लो कि हमने एक मैसेज आप सबको भेजना है कि कल बेटा क्लास अपनी लगने वाली है फिर से, तो ये मैसेज अगर मैंने इस ब्लॉकचेन के थ्रू आप सबको भेजने की कोशिश की, मान लो कि अभी मेरे साथ 1000 लोग इस ब्लॉकचेन में एडेड है, मैंने जैसे ही ये मैसेज प्रपोज किया तो मेरे कुछ फेवरेट स्टूडेंट होंगे, उन्होंने तुरंत के तुरंत, या फिर आप सब ने, मुझे ये ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है कि सर ने कुछ भी बोला है तो ये सही है गलत है, आप सबको पता है कि सर ने कुछ भी बोला है तो सही होगा, तो आप सब लोग उस मैसेज को डेफिनेटली रीड कर लो कि बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप जैसा हो गया। अगर किसी और ने कुछ मैसेज भेजा तो ये मैसेज सही है कि नहीं, पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो सब लोग उस मैसेज को अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई इस इंसान ने ये ब्लॉक ऐड करने का रिक्वेस्ट किया है। ये ब्लॉक ऐड करने का मतलब क्या है? कोई मैसेज भेजने का काम किया है, कुछ भी चीज करने का काम किया है, तो वो इंफॉर्मेशन की डिलीवरी बाकी लोग तक जाए उसके पहले सब लोग उसको अप्रूव करेंगे। वंस इट इज अप्रूव्ड बाय ऑल, उसके बाद वो मैसेज उस ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, और वो ब्लॉक में एक बार ऐड हो गया तो वो सभी के पास में वो रिफ्लेक्ट करेगा, और वो इस प्रकार से ऐड होगा कि हम में से कोई भी उसको डिलीट नहीं कर पाएगा, ना ही उसको हटा पाएगा।
तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, यही बेस्ड है आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब सोचो कि आप अमेजन से कोई भी सामान मंगा रहे हो, तो आपको देखना पड़ता है कि यार सेलर जो है वो अमेजन डिक्लेयर करता है कि हाँ भाई ये सेलर जो है बेस्ट सेलर है अपना, इससे मंगाओगे तो बढ़िया रहेगा। इसी तरीके से हमें अमेजन की जरूरत ही नहीं है, सारा पैसा तो अमेजन खा जा रहा है। हमें मान लो मुझे अपना एक लेक्चर बेचना है, एक लेक्चर की कीमत मेरे 5 रुपया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं 1000 बच्चों को ये 5-5 रुपए का लेक्चर बेच डालूं, ठीक है, और मुझे इन रिटर्न 5000 रुपए मिलने चाहिए। तो मैं इंस्टीड ऑफ किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूं, मैं कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता हूं जिसमें हम 1000 लोग सारे के सारे उसमें हों। तो मैं ये रीडायरेक्ट करता हूं कि ये मैंने अपना लेक्चर डेटा के साथ अपडेट किया, इसका ये हैश है, ये एक बार एडेड हो गया, तो अब सबको विजिबिलिटी मिल गई कि हाँ इस लेक्चर को देखने के लिए 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो जैसे ही वो मैसेज पर आप क्लिक करते हो, वो मैसेज ओपन करते हो, तो तुरंत आपके पास, जैसे मैंने उसको प्रोग्राम किया होगा, डेटा दिया होगा कि आपको तुरंत सबसे पहले एक डाउनलोड करने के लिए 5 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप जैसे ही 5 रुपए की पेमेंट करते हो, अगेन एक ब्लॉक ऐड होता है। ये 5 रुपए ट्रांसफर कैसे होगा भाई साहब? 5 रुपए अगर आपके अकाउंट से निकल के कहीं दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, तो वो भी ब्लॉकचेन के माध्यम से जा सकता है। उसके लिए आपको फोन पे, गूगल पे या किसी बैंक ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप सब कुछ अपने ब्लॉकचेन के अंदर में कर सकते हो। क्योंकि अभी ये सिस्टम बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है, हम लोग इस पे बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, इतना सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई इंटरमीडियरीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए ये हम लोग इस पे इतना लग के काम कर रहे हैं। दिस इज हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली वर्क्स। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दो चीजों का आपको हमेशा याद रखना है। एक तो है आपके लिए क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इसका मतलब है कि इस पे सभी के पास वो इंफॉर्मेशन इंटैक्ट है ना। कुछ भी आप कोई भी काम कर रहे हो, वो सबको पता चल रहा है, सबके पास वो मैसेज जा रहा है। और दूसरा जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। किसी एक इंसान के कंट्रोल के अंदर में नहीं है, ये सबके पास है, डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये दो चीजों के हिसाब से ही ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन डेराइव होता है। अब यहां पर ना दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक आता है आपका प्रूफ ऑफ वर्क और एक आता है आपका प्रूफ ऑफ स्टैक। क्या है ये दोनों चीजें? देखो, जब भी कोई, मान लो चिंटू ने एक ब्लॉक ऐड करने का रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो जैसे ही चिंटू ने ये ब्लॉक ऐड करने का रिक्वेस्ट किया, जितने भी उस ब्लॉकचेन से जुड़े हुए लोग होंगे, वो सब चिंटू के उस डेटा को ऑब्जर्व करके अप्रूव करेंगे कि भाई चिंटू ने जो बात लिखी है वो सही है, हम इसको अप्रूव करते हैं। और जैसे ही वो इसको अप्रूव करते हैं, वो देते हैं अपना प्रूफ ऑफ वर्क कि भैया मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ वढ़ के देख लिया है, सब कुछ सही है, इसको ऐड कर दो। और जैसे ही सब लोगों की अप्रूवल मिल गई, वो ब्लॉक हमारे चेन में, पूरा उस ब्लॉक चेन में ऐड हो जाता है, वो इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली द थिंग्स वर्क। सब कोई, एक इंडिविजुअल कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें स्प्रेड भी नहीं कर सकता, उसमें सबकी सहमति की जरूरत पड़ती है, इसलिए तो डिसेंट्रलाइज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। कई सारे ब्लॉकचेन के इस टेक्नोलॉजीज में हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़े चीजों के लिए ये प्रूफ ऑफ वर्क देने की जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग इस प्रूफ ऑफ वर्क के अगेंस्ट में इनको कुछ डिजिटल करेंसीज भी ट्रांसफर करते हैं। डिजिटल करेंसी व क्रिप्टो करेंसी वगैरह, इनको कुछ तो हम लोग भेजते हैं। ये इनका प्रूफ ऑफ वर्क है। फिर पता चला कि यार इसमें बहुत टाइम लग रहा है, सब लोग अप्रूव करेंगे फिर जाके ऐड होगा, नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोगों को निकाल सकते हैं इसमें से। वो लोग जिनके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइंस है, सबसे ज्यादा बिटकॉइन होगा, जिनके पास भी सबसे ज्यादा बिटकॉइन, बिटकॉइन तो चलो एक क्रिप्टो करेंसी है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, मतलब एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि जिसके पास इतने लेवल के ऊपर का बिटकॉइन है, सिर्फ वो ही अब अपने इस पूरे बात को प्रूफ, मतलब एडजस्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। तो अब ऐसे कम लोग हो गए, मान लो ऐसे 5 ही लोग थे उस ग्रुप में, तो बस अब 5 लोग का अप्रूवल चाहिए, 5 लोग ने जैसे अप्रूव किया वो अप्रूव हो गया, और इसके बदले उनको सबकी तुलना में और ज्यादा पैसे मिले। तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक, ये फास्टर प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ब्लॉक को ऐड करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं अपने ब्लॉकचेन में। ये बात आई थिंक आपको अब समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा एक टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भी मोर और लेस ऐसे ही काम करता है। जैसे मान लो पर्सन ए बी को कुछ पैसे सेंड करना चाहता है, कोई बिटकॉइन सेंड करना चाहता है, तो एक ट्रांजैक्शन जो है ना वो ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, एक ट्रांजैक्शन आपके ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, और ये जो ब्लॉक है पूरे नेटवर्क के साथ में शेयर्ड है, सभी नोड्स के साथ में शेयर्ड है। अब क्या होगा कि ये सब के सब जो नोड्स हैं वो इसको अप्रूव करेंगे कि हाँ भाई ये सही है, सही है, सही है, सही चल रहा है, ये ए ने बी को पैसे ट्रांसफर किए हैं, ये अब इसकी बात सही है।
तो फिर जैसे ही सब लोग अप्रूव करेंगे उस चीज को, जैसे मान लो कि एक ग्रुप में ना मैसेज आया, ठीक है, मैसेज क्या आता है कि मैं अपने अकाउंट से 5 रुपए ट्रांसफर करना चाहता हूं चिंटू को, तो सबसे पहले मेरे ऑथेंटिकेशन के साथ में ये भी उसमें एक ऑथेंटिकेटेड मैसेज डाला गया होगा कि मेरे अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं भाई, तभी तो मैं 5 रुपए भेज सकता हूं। सबने देखा कि हाँ भाई इसके अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं, 5 रुपए भेजना चाहता है तो भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबने अप्रूव कर दिया कि भेज दो भेज दो भेज दो। जैसे ही भेजने का अप्रूवल आया तो समझ लो दिस इज लाइक एन अप्रूवल, कि सबसे अप्रूवल मिल गया है, तो हम लोग ये ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ये ब्लॉक ऐड होगा, इट सीम्स लाइक कि जो मेरा 5 रुपए भेजने का रिक्वेस्ट था, अब वो सबने अप्रूव कर दिया है, तो अब मेरे अकाउंट से 5 रुपए उड़ के हमारे दूसरे के अकाउंट में चले जाएंगे। दिस इज हाउ द क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली वर्क्स। दूसरा प्रोसेस जो है उसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग का प्रोसेस क्या है? माइनिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन डेराइव क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअल में होती क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है ना, जैसे हमारे जेब में पैसा गड्डी सब कुछ होता है, खोखा पेटी कुछ भी बोल लो, वैसा ही क्रिप्टो करेंसी होता है। क्रिप्टो करेंसी इज नथिंग बट अ डिजिटल करेंसी, एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेमेंट है ये, बस, ठीक है। तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो ऐसे कि ये एक प्रकार का क्या है, डिजिटल करेंसी है, एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेमेंट है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि बहुत पहले ना एक पर्सन थे, उन्होंने इसका शुरुआत किया, मतलब किसी को पता भी नहीं है आखिरकार ये पर्सन कौन है, सतोशी नाकामोटो बोलते हैं इनको, तो पता नहीं कहां किस देश के हैं, बस इन्होंने इजाद किया ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्रिप्टो करेंसी। तो वहां से ना बिटकॉइन सबसे पहले उठ गया भाई, बिटकॉइन बड़ा तेजी से चलने लगा, लोगों को समझ में आया, लोगों ने इन्वेस्ट किया। आज के टाइम पर आप स्टॉक मार्केट में भी बिटकॉइंस को खरीद बेच सकते हो। बस इसमें दो चीजों का ध्यान देना होता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, डेफिनेटली इट मस्ट बी ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये जितना भी चीज हो रहा है ये सब के सब कहां पर हो रहे होंगे? डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। आप यूं बोल सकते हो कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें पैसों का लेन देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है, यही है आपका क्रिप्टो करेंसी। और यहां पर क्रिप्टो करेंसी में किसी की चीज का वैल्यू कैसे एक्वायर किया गया, तो क्रिप्टो करेंसी एज सच मतलब कुछ ऐसा पोर्शन नहीं था कि हाँ क्रिप्टो करेंसी जो है वो एकदम से आया और वो मार्केट में जिस दिन आया होगा किसी इंसान ने एकदम से करोड़ों रुपए उसके अंदर में डाले होंगे और फिर सबको बांट रहा है वो करोड़ रुपए में से कि 2 रुपए तुम ले लो, 10 रुपए तुम ले लो, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ ना तो लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदना शुरू कर दिया कि अच्छा मुझे 10 रुपए के बराबर क्रिप्टो करेंसी दे दो, किसी ने बोला मुझे 100 रुपए के बराबर क्रिप्टो करेंसी दे दो। वैसे तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदना है तो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू माइन। आपको एक प्रोसेस में इन्वॉल्व करना होगा अपने आप को जिसका नाम है माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या है कि आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, अपने दिमाग से नहीं, आपका कंप्यूटर सिस्टम इसको सॉल्व करेगा। जितना ज्यादा वो इसको सॉल्व करता जाएगा, जितना ज्यादा वो कोड्स को क्रैक करता जाएगा, उसके हिसाब से उसके अकाउंट में उतनी क्रिप्टो करेंसीज ऐड होती जाएंगी, ठीक है, उतनी करेंसीज ऐड होती जाएंगी। लेकिन इसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। आपके पास अगर आपका नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उससे। वो जिंदगी भर अगर आपके पूरे 100 साल तक भी अगर वो माइन करता रहा तो शायद वो आपको 100, 200, 500 रुपए क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में दे दे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो माइनिंग करने के लिए आपको बहुत हैवी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था कि लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा सिक्योर तरीका है वैसे भी पेमेंट वगैरह करने का। तो लोगों ने कहा कि यार ये माइन वाइन नहीं कर पाएंगे यार, तुम हमें बेच दो इसको। तो कितना बेच दो? तो उसने बोला 10 रुपए दे दो, किसी ने 100 रुपए खरीदा, वैसे वैसे करते 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 अब बहुत सारी चीजें बिक गई। तो एक पॉइंट आया जहां पर लोगों ने इसको ट्रेड करना स्टार्ट किया। किसी ने बोला कि अब ये जो डिजिटल सोर्स ऑफ पेमेंट है ना ये बड़ा ही सिक्योर है। दूसरी चीज क्या है कि अब इसी के जगह पर ऐसे बहुत सारे इलीगल चीजें थी जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करने लगी। मतलब कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप किसी भी फलाना देश से मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीद सकते हो, ऐसा कुछ मान लो अगर जुगाड़ बन जाता है तो आपके लिए बड़ा इजी हो गया, ना किसी देश का झंझट ना कुछ। आपने उसको पेमेंट किस में करी? क्रिप्टो करेंसीज में। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसका अगर स्टॉक मार्केट पर लेके जाओगे तो उसका जबरदस्त पैसे मिलते हैं, तो वहां से पैसे मिलेंगे आपको। क्रिप्टो करेंसी अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया, आज क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू बहुत तगड़ी हो चुकी है। जैसे कि मान लो मैं आपको बिटकॉइन की वैल्यू समझाता हूं। यहां पर अगर हम लिखते हैं
1 बिटकॉइन इन INR। इंडियन रुपीज में अगर आप देखोगे तो आज का जो एक बिटकॉइन है वो आपका 57,88,122 रुपए है। ये आज की डेट बता रहा हूं, और आप इसका ग्रोथ देख सकते हो, है ना, कैसे कैसे ये 5 सालों के अंदर अंदर ये इतना ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये मतलब काफी काफी सारा यहां पर, तो वैसे तो हम एक दिन का ये देख रहे हैं, जरा 5 साल का देखते हैं। ये देखो 5 साल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये 2022, 2024 ये अभी इस तरीके से फ्लक्चुएट होता रहता है। अब यहां पर भी देखो, कोई यहां पर इसको खरीदता है, यहां पर बेच देता है। जैसे मान लो कि अभी 50 लाख में 50 लाख में क्रिप्टो करेंसीज को किसी ने मान लो खरीदा, है ना, यहां पर, या 49 लाख में खरीदा। 49 लाख में खरीद के अगर आज उसने बेच दिया होता, भाई साहब माला माल नहीं हो जाता वो। लेकिन एक भी बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको कितना चाहिए, इतना रुपए। लेकिन जरूरी नहीं कि एक बिटकॉइन खरीदो, आप 0.1 बिटकॉइन भी खरीद सकते हो, 0.001 बिटकॉइन भी खरीद सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। यहां पर आप देख लो जब से ये आया है उतने देर से ये 781.41% इंक्रीज कर चुका है ना। तो ये अपने आप में कुछ और ही था। शुरुआती दौर पर आप देखोगे तो उसकी कीमत कितनी थी, 2 नवंबर 2019 की बात हो रही है, 6 लाख रुपए थी, 6.5 लाख रुपए थी एक बिटकॉइन की कीमत। और आज इसी एक बिटकॉइन की कीमत बढ़ के कितनी हो गई है, 57 लाख, लगभग 58 लाख के आसपास। तो वही चीज है, मतलब आप देख सकते हो कि कैसे स्टॉक मार्केट ने इस पोर्शन को इंक्रीज करा दिया है ना। वो एक काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। नाउ द थिंग इज, अब अगर मान लो, ये तो चलो एक चीज हो गई, हम वापस आते हैं अपने स्लाइड पर आते हैं। हाँ, तो दिस इज हाउ आर बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। तो एक ही कॉइन नहीं है, बिटकॉइन ही नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हो, कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ये सब क्या क्या आने लगा, हाँ ये देखो बहुत सारे, जैसे कि बिटकॉइन तो चलो एक चीज हमने बात किया, इसके अलावा इथेरियम है, XRP है, कार्डानो, चेनलिंक, टिथर, स्टेलर, पोकाडॉट, USD कॉइन, डॉज कॉइन, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। ये सब के सब आज के टाइम पर डिजिटल करेंसीज हैं और बहुत सारे लोग इनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यहां पर इसी तरीके से एक और मोड ऑफ पेमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स, इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। देखो फंजिबल टोकन्स का क्या मतलब है। फंजिबल टोकन्स दैट कैन बी ट्रेडेड एट पार विथ एनीथिंग। जैसे कि मुझे कैमरा चाहिए, कैमरा खरीदना है तो मैंने पैसे दे दिए, ये लो भाई 50,000 रुपए कैमरा दे दो। मुझे टीवी खरीदना है, मैंने कहा कि ये लो 20,000 रुपए लो। मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, मैंने कहा ये लो 10,000 रुपए लो। मतलब मैं इस पैसे से कुछ भी खरीद सकता हूं जो बिकने वाली चीज होंगी, है ना। कुछ भी तो गलत हो जाएगा यार, आप बोलोगे सर खुशियां खरीद के दिखाओ, अरे नहीं वो वाली बात नहीं है। जो सामान बिक रहे हैं उसको मैं खरीद सकता हूं। सेम टू सेम गोज विद द डिजिटल करेंसीज एज वेल। जैसे कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन का भी सेम फंडा है कि आप 0.1 बिटकॉइन में खरीद लो, 2 बिटकॉइन में खरीद लो, जो भी एक्सेप्ट कर रहा है उनसे कुछ भी चीज खरीद सकते हो। मतलब कि इसको कितने भी टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करके आप चीजों को खरीद बेच सकते हो। लेकिन अगर नॉन फंजिबल टोकन्स है, नॉन फंजिबल टोकन्स भी अ मोड ऑफ पेमेंट ही हो सकते हैं। लेकिन आप यहां पर जैसे मान लो पैसों के आदान प्रदान में आपने क्या किया, जैसे कि मान लो कि आपने पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम होता था ना, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे ये वाला नहीं है, तुम मुझे 1 बोरी चावल दो मैं तुम्हें 2 बोरी गेहूं दूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो 1 बोरी चावल के बराबर 2 बोरी गेहूं मिल रहा था, लेकिन सिर्फ ये गेहूं और चावल ही इंटर ट्रेडेबल है और कुछ नहीं। आप 1 बोरी गेहूं लेके गए और बोले कि यार मेरे घर में सब्जी नहीं है, जरा 2 बोरा टमाटर पैक कर देना, वो नहीं देगा आपको, कन्वर्टेबल ही नहीं है, कन्वर्टिबिलिटी नाम की चीज नहीं है। तो नॉन फंजिबल टोकन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स आर सिमिलर वे, इन सिमिलर वे दैट कैन बी सेड एज डिजिटल आइडेंटिफायर, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रकार के डिजिटल या फिजिकल एसेट होते हैं जिनको कि हम लोग इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ पेमेंट मोड्स को लेके आ सकते हैं। जैसे कि अब मान लो कि फिजिकल दौर में, अब जैसे कि मुझे ये खरीदना था, अब पैसों से पैसा एक्सचेंज हो सकता है ना, मैं आपको 10,000 रुपए उधार दे रहा हूं, आप मुझे 10,000 रुपए वापस कर दोगे। फिर फिजिकल में भी यही चीज है, लेकिन फिजिकल में प्रॉब्लम क्या है कि आपने इस पेंटिंग को खरीदा, है ना। आपने इस पेंटिंग कितने में खरीदा, मान लो कि इस पेंटिंग को आपने 100 रुपए में खरीदा। लेकिन अब आप कहीं पर भी इस पेंटिंग को लेके जाके ये नहीं बोल सकते हो कि ये लो 100 रुपए,
नॉन फंजिबल है भाई ये, इसको भजा नहीं सकते हो आप। दिस इज कॉल्ड नॉन फंजिबल, कि वो अपने आप में बड़ा ही सेग्रीगेटेड फॉर्म में चल रहा है। अब इसी चीज को आज के डेट में डिजिटलाइज कर दिया गया है नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए। नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं वो एक प्रकार के कुछ डिजिटल क्रिएटिव आर्ट्स होते हैं जिनको कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ क्रिप्टो करेंसीज में बेच देते हो। बहुत बहुत बिकते हैं भाई साहब, और आपको देख के एकदम सिर पकड़ लोगे आप तो कि क्या क्या बेच रहे हैं सर ये लोग। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक वैसे आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और भी मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हो कि फंजिबल टोकन कैन बी एक्सचेंज विद अदर टोकन्स, मतलब कि रुपए देके आप डॉलर खरीद सकते हो, डॉलर देके आप युआन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। दे कैन बी ट्रेडेड एंड एक्सचेंज्ड, कुछ भी कर सकते हो। बट नॉन फंजिबल टोकन्स कैन नॉट बी एक्सचेंज विथ सिमिलर टाइप ऑफ नॉन फंजिबल, जैसे कि अ कार कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर अनदर कार, है ना। सिमिलरली यहां पर आओ, ऑल फंजिबल टोकन्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है। आप जो कार लेके जा रहे हो उसको पहले आप पैसों में कन्वर्ट कराते हो, फिर आप उतने पैसे के इक्विवेलेंट कार को खरीदते हो। तो अल्टीमेटली यहां कार के बदले कार नहीं मिल रहा है, कार के बदले पैसे मिल रहे हो, फिर पैसे के बदले कार मिल रहा है। तो बीच में पैसा आ रहा है इसमें। यहां पर ऑल फंजिबल टोकन्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, यहां सब एक ही बराबर है यार, ये देखो ना, ये सब बराबर ही तो हैं, कुछ भी एक ही जैसे दिख रहे हैं सब। लेकिन यहां पर सारे के सारे नॉन फंजिबल टोकन्स यूनिक हो सकते हैं। कोई कुछ भी पेंटिंग बेच सकता है, कोई गाना अपना बेच सकता है, कोई डिजिटल लिरिक्स लिख के बेच सकता है, कुछ भी लिख के बेच सकता है, कुछ भी बेच सकते हो आप। तो दे आर कॉल्ड नॉन फंजिबल। फंजिबल टोकन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, लेकिन वहां पर स्मॉलर यूनिट्स नहीं बन सकता भाई साहब। अपने पेंटिंग को बोटी बोटी काट के तो नहीं बेचोगे आप, और बिकेगा भी नहीं फिर वो। तो सिमिलर तरीका है। तो ये नॉन फंजिबल टोकन्स है। अब यहां पर आप एग्जांपल देखो, क्या दिख रहा है आपको, ये एक प्रकार का डिजिटल पिक्चर है ना, डिजिटल पिक्चर। आप इसको जूम वूम करके देखोगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी। ये डिजिटल आर्ट वर्क है बीपल के द्वारा। बीपल एक कंपनी है, पीपल डिजिटल आर्ट। इसका ऑक्शन हुआ और पता है कितने में बिका? ये बिका है $69 मिलियन में। यस, ऑक्शन के अंतर्गत इस डिजिटल आर्ट को खरीदा गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में $69 मिलियन में। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज ए नॉन फंजिबल टोकन। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहां पर देखो, ये आपके ट्विटर के ओनर हैं जैक डॉर्सी, है ना। अब नहीं है, अब तो कोई और है, एक तो एक्स हो चुका है, जैक डॉर्सी। इन्होंने अपना पहला ट्वीट लिखा था, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, ठीक है। और इस ट्विटर को इन्होंने बेचने की कोशिश की कि भाई ये है, इस ट्वीट को आप खरीदना चाहते हो, यू वांट टू बाय दिस ट्वीट, ट्वीट है तो नीचे आ जाओ। और नेक्स्ट वाला जो भी आएगा, अगर बोली लगा रहे हो तो वो $1 लेगा या 10% हाइक पर ही बात कर पाएगा। द हाईएस्ट ऑफर इज 25 लाख बाई सीना एस्टावी, $25 लाख। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो पूरा सेल हुआ था, ये अप्रोक्सीमेटली $2.5 मिलियन में इसको सेल किया गया था। ये क्या है? डिजिटल फोटो है भाई, डिजिटल ट्वीट है, आपने ट्वीट को बेच दिया आपने। तो यहां पर आप कुछ भी बेच सकते हो, है ना, लेकिन आपके ट्वीट को कोई खरीदेगा नहीं। तो आप ज्यादा दिमाग मत लगा लेना कि आप मैं भी करूंगा, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। कोई खरीद रहा है क्या? कोई नहीं खरीदेगा बेटा। इन्होंने ऐसा काम किया है कि लोग इनके ट्वीट खरीदते हैं। आप भी ऐसा काम करो, आपके भी ट्वीट बिक सकते हैं फिर आगे चल के। तो दिस इज हाउ आर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली वर्क्स। तो अलग अलग बहुत सारे टाइप्स के अपने हम लोगों ने देखे ही कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हमारे पास हो सकते हैं। एक और आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, है ना। यहां पर हम लोग देखते हैं ये क्या है। ये है हमारे लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये कोई दूसरे डिजिटल करेंसी से कैसे डिफरेंट है? अब ये जो डिजिटल करेंसीज जो अभी तक हम लोग क्रिप्टो करेंसीज वगैरह देख रहे थे, ये कोई भी सरकार मोहर लगा के नहीं देती कि हाँ भाई ये सरकारी कैसा है, कुछ भी उड़ाओ इसका। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे नोट पर जरा एक नोट निकालना फटाफट से, है ना, देखता हूँ। आज ही अभी ATM गया था तो चलो है एक चेंज, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर सीधे 500 की नोट निकाल रहे हो, पूरा गड्डी भरा हुआ है। अरे इतना नहीं है, एक ही नोट है। तो ये देखो, यहां पर अगर मैं पढ़ रहा हूं इसको, तो यहां पर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज, और यहां पे गवर्नर का साइन है पूरा, है ना। मतलब ये सरकार के द्वारा बैक्ड अप है भाई साहब, ये इसको कुछ नहीं किया जा सकता। ये मेरे लिए फिजिकल करेंसी है। मैं इसके बदले सरकार को जब भी इसको लेके जाऊंगा, सरकार मुझे बाउंड है ये 100 रुपए देने के लिए, या 100 रुपए के बराबर कुछ जो भी उस टाइम चल रहा होगा। क्रिप्टो करेंसी के साथ में अगर सरकार के पास जाऊंगा, सरकार
ये लो एक बिटकॉइन, मुझे बदले में 58 लाख रुपए चाहिए, सरकार मार्क भगा देगा मुझे, और उल्टा ये भी बोलेगा कि क्रिप्टो करेंसी तो यहाँ पर अभी लीगल हुई नहीं है, तुम कहाँ से इस पर ट्रेड वेड कर रहे हो। तो फिलहाल ये डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में चीजें मिल नहीं रही थी, तो सरकार ने बोला कि यार देखो लोगों को ऐसा ही, अब देखो अपना वॉलेट लेके चलना पड़ता है, इस वॉलेट में सारा का सारा पैसा वैसा भर के चलना पड़ता होगा, तो हम इसके बदले में क्या करते हैं, डिजिटल करेंसीज बना देते हैं। आप दुकान पर जाओ, आप डिजिटल करेंसी दे दो, आप ऐसे करोगे जैसे अभी आप क्या बोलते हैं, मोबाइल में आप चीजों को देखते हो, सॉरी आप अभी जैसे अपने क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया यार मेरा फोन, हाँ ये रहा, आप बोल रहे हो कि देखो अगर मान लो कि ये दो फोन हैं, मान लो एक फोन पे मैंने बोला कि ये लो बेटा पैसा 10 रुपए, ये इधर 10 रुपए मिल गए, ये लो 20 रुपए, और ये 20 रुपए इधर भी मिल गए, तो ऐसे हम लोग डिजिटल करेंसी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, इतना सिंपल होगा ये, है ना। तो हम लोग डिजिटल करेंसीज की बात करने लगे। डिजिटल करेंसीज अब ये जो है ये अपने इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, और इनफैक्ट यहां पर भी आप देख सकते हो वही सेम चीज लिखा है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपए, 50 रुपए, आप इसको खरीद सकते हो, ये कहीं पर भी चलेगा, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ये सरकार के द्वारा बैकअप है। अब आप यूं बोलोगे कि सर एक बात बताओ, यूपीआई भी चल रहा है अपना, और दूसरे तौर पर ये डिजिटल करेंसी भी चल रहा है, तो जब यूपीआई से हम लोग सारी चीजें डिजिटल ट्रांसफर पेमेंट वगैरह कर सकते थे, तो ये इसकी जरूरत क्या आई। इट इज सिमिलर लाइक कि देखो यूपीआई जो है ना, यूपीआई ऑलवेज हैव इन द मिडल बैंक्स, ये बैंक के बिना नहीं चल सकता यूपीआई। आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में हो सकता है, आपका एसबीआई बैंक में हो सकता है, आपका इंडियन बैंक में हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, इलाहाबाद बैंक में हो सकता है, और सामने वाले का भी अकाउंट किसी में होगा। अब आप दोनों के जब तक बैंक अकाउंट नहीं तब तक आप लोग ट्रेड ही नहीं कर सकते भाई, यूपीआई चलेगा ही नहीं आपका बिना बिना बैंक अकाउंट के। इसको हटाने के लिए डिजिटल करेंसी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डिजिटल करेंसी को आप इजीली खरीद सकते हो, कैसे भी खरीद सकते हो। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि सर ये बताओ कि डिजिटल करेंसी कोई खरीदेगा कैसे, कैसे खरीदेगा डिजिटल करेंसी को, उसके लिए भी तो यूपीआई चाहिए, उसके लिए भी तो बैंक चाहिए, बिना बैंक डिटेल से हम ऑनलाइन इनको खरीदेंगे कैसे। तो बात तो आपकी सही है देखो, बट इसका ट्रांसफर और आदान प्रदान होना थोड़ा आसान है, मतलब आप किसी को भी डिजिटल करेंसी यूं ही बांट सकते हो। हालांकि इसका चलन उतना चल नहीं पाएगा क्योंकि यूपीआई लोगों के नस नस में बस गया है, वो सीधे मोबाइल निकालते क्यूआर कोड स्कैन करके भेज दिया, बात खत्म, उसके पर डिवाइस भी बन चुका है, देवी और सज्जनों इतने रुपए प्राप्त हुए, अब बात सबको सबके सामने आ गई है भाई। तो अब इस डिजिटल करेंसी का चलन उतना ज्यादा तो नहीं देखते, बट स्टिल दिस कैन बी अ मेथड टू ट्रांजैक्ट और टू मेक आर पेमेंट। तो डिजिटल करेंसी क्या है, वो भी एक प्रकार का डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है, कंट्री की फिएट करेंसी है, रुपी, डॉलर, यूरो, येन, इन सब में आप इसको अवेल करा सकते हो। ये सेंट्रल बैंक के द्वारा गवर्न किया जाता है, और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सेंट्रल बैंक ही सारा कुछ देखती है। तो ये हो गया अपना पूरा चैप्टर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह ये सब तो हमने पहले ही पढ़ रखा था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग, की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग को जरा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी समझने की कोशिश की थी, है ना। यहां पर हम लिखते हैं क्या, क्वांटम कंप्यूटिंग। जो नॉर्मल कंप्यूटर है हमारे लिए, देखो उसमें ना ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है। क्या है भाई, ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर्स क्या करते हैं, ये एक गेट के जैसा काम करते हैं, गेटवे। ये क्या करते हैं कि अगर इधर से इलेक्ट्रिक सिग्नल गया इस गेट से और इधर से बाहर आ गया, तो इन्होंने बोला भैया ओके है, 1 कंसीडर कर लो। और अगर इसी सिमिलर गेटवे से आपने कोई डेटा को एंटर किया और इधर कुछ भी नहीं आया, तो कुछ भी नहीं आया, तो उन्होंने बोला भैया 0 एंटर कर दो। और इसी 1010 करके वो ट्रांजिस्टर में टट पूरा कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा, कभी आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। इसके चलते ये पूरा इन्होंने सबको बाइनरी लैंग्वेज में कोड कर दिया। तो यहां पर एक्चुअल में हम लोग बिट्स पर काम करते हैं, बिट्स पर काम करते हैं। और ये बिट्स क्या है, इट कैन बी ईदर 0 और 1। यहां पर जो हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग आया है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर में हम लोग क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्यूबिट्स, इसको बोलते हैं क्वांटम बिट्स। क्वांटम बिट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है ना, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये सुपर इंपोजिशन दिखाता है, सुपर इंपोजिशन। और इसके साथ साथ इन क्यूबिट्स का होता है क्वांटम इंटैंगलमेंट, ठीक है।
सुपर पोजिशन इज लाइक कि जो भी ये पेयर है ना, ये हमेशा किसी भी स्टेट पे हो सकती है। इट इज सिमिलर टू लाइक, जैसे कि मैं अभी बोलता हूं आपसे, जैसे कि मान लो कि मैंने एक सिक्का निकाला और इस सिक्के को मैंने बोला कि भाई साहब बताओ ये हेड है या टेल है, बताओ भाई ये हेड है या टेल है। तो आपने बोला कि सर देख लो, आप बता दो खुद ही, हम तो हमें दिख ही नहीं रहा। वो बात सही है, लेकिन एक्चुअल में ये हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, मतलब ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। लेकिन मैं इसको अगर हवा में उछाल दूं, जितनी दूर ये हवा में था उस टाइम पे पूछूं मैं कि ये हेड है कि टेल है, आप क्या बोलोगे? पता नहीं सर, कुछ भी पता चलेगा जब लैंड करेगा तब बताऊंगा मैं, देख के बता दूंगा मैं। लेकिन द मोमेंट इट इज इन द एयर, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि ये हेड है कि टेल है। मतलब कि ये जितने देर हवा में रहा ये सुपर इंपोज पोजीशन पे रहा। ये हेड भी हो सकता है, ये टेल भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है ना। तो दिस इज हाउ सुपर इंपोजिशन वर्क, कि इसके अंदर के जो पेयर है ना वो हमेशा सुपर इंपोज पोजीशन पे होते हैं। वो इधर से देखोगे तो लगेगा अरे ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है भाई साहब, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। अगर उधर से देखा मैंने तो यही वाला हिस्सा उधर से नीचे से ऊपर अरे ये तो ऊपर से नीचे आने लगा भाई, ऊपर से नीचे आ रहा है ये तो मैं इधर खड़ा होकर देख रहा हूं और इधर खड़ा होकर देख रहा हूं तो पूरा सिचुएशन ही बदल जा रहा है। मतलब कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो रोटेशन है ये नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में है या फिर ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में है, या दोनों ही है। एक स्टेट पे दोनों पर ही है। यहां से देख रहा हूं तो नीचे से ऊपर लग रहा है, उधर से देख रहा हूं तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो दिस इज हाउ द क्वांटम बिट्स आर डिफाइंड एज सुपर इम्पोज्ड। इट कैन टेक बोथ ऑफ द वैल्यूज एट द सेम टाइम। तो यहां पर ना अब 4 तरीके के हमारे क्वांटम ट्रांजिस्टर्स बनाए गए, मतलब क्वांटम लेवल पर जो ये ट्रांजिस्टर्स बने। और यहां क्वांटम इंटैंगलमेंट की बात होती है। क्वांटम इंटैंगलमेंट का कहना है कि द पेयर्स आर ऑलवेज रिलेटेड, पेयर्स आर ऑलवेज रिलेटेड। एग्जाम्पल मैं हमेशा वैसे ही देता हूं जैसे लास्ट में भी दिया था आप लोगों को, कि आप चिंटू को पकड़ते हैं वापस से, चिंटू अपने महिला मित्र के साथ रसमलाई लेने के लिए जाते हैं। रसमलाई बड़ा पसंद था चिंटू को। दुकान पे पहुंचे, पता चला कि अरे उनकी महिला मित्र को तो गुलाब जामुन पसंद है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं गुलाब जामुन 250 ग्राम ही, ज़्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी और मैं भी ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। हेल्थ कॉन्शियस हैं चिंटू और उनकी महिला मित्र, तो 250 ग्राम पैक करा लेते हैं और लेके निकल लेते हैं कि बाद में खाएंगे। जैसे ही दुकान से बाहर निकलते हैं और जब ये दोनों अपने अपने घर को निकल रहे होते हैं तो चिंटू बोलता है कि ये रहा तुम्हारा डब्बा, इसमें से कौन है? दोनों एक ही जैसे हैं। तो कोई बात नहीं, अकड़म मकड़म कुछ भी करके उन्होंने दे दिया, चलो ये तुम ले जाओ, इसको मैं ले जाता हूँ। अब ये घर पे गए, है ना। मान लो इनकी महिला मित्र बस 5 किलोमीटर दूरी रहती थी, तो 5 किलोमीटर दूर इन लोगों में बैठा और इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग घड़ी देख के 7 बजे इस डब्बे को खोलेंगे। तो 7 बजा, दोनों डब्बे लेके बैठे थे। 7 जैसे डब्बा खोलते हैं, चिंटू को लगता है अरे मेरे पास तो रसमलाई आया है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि महिला मित्र के पास क्या गया? गुलाब जामुन गया। ये इंफॉर्मेशन का इंस्टेंट ट्रांसफर हुआ। या फिर हम यूं बोले कि ये दोनों आपस में रिलेटेड थे। अगर चिंटू के पास गुलाब जामुन आया होता तो उनकी महिला मित्र के पास रसमलाई पहुंच जाता उस डिब्बे के अंदर में, वाइस वर्सा होता। अब सोचो कि उनकी महिला मित्र 5 किलोमीटर दूर की जगह पर दूसरे देश में चली जाए, दूसरे ग्रह पर चली जाए, दूसरे नक्षत्र में चली जाए, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए और डब्बा खोलें अगर, तो ये इंफॉर्मेशन इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा और ये दोनों आपस में रिलेटेड रहेगा। इसका मतलब है कि एक के पास जो भी डेटा आता है वो दूसरा उसके हिसाब से अपने आप चेंज हो जाएगा। यही हुआ ना, इंटैंगलमेंट का मतलब यही है कि दोनों पेयर्स जो एक पार में सुपर इंपोज्ड हैं, ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से एडेड हैं कि अगर हमने इन दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग करके कितने भी दूर भेज दिया, इट सीम्स लाइक कि बोथ आर इंटरकनेक्टेड। अगर ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, अगर ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 और 0 का रिलेशन है तो दोनों 0 0 हो सकते हैं। अगर ये 1 1 का रिलेशन है तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 0 है तो ये भी 0 होगा। ऐसा कुछ भी रिलेशन बन सकता है उनका, ठीक है। तो ये सुपर इंपोजिशन और क्वांटम इंटैंगलमेंट की वजह से हम लोग को ना 4 कंडीशंस मिलते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये 4 पेयर्स जो है ना ये एक्चुअल में वर्क करते हैं इंस्टेड ऑफ दीज 2 पेयर्स। अब रिजल्ट क्या आना है, कैसे आना है, ये लोग को डेटा मैनेज करना बड़ा अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि अब ये ज्यादा लेवल पर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ये सुपर इंपोज्ड पोजीशन पर है। फ्यूचर में क्या आने वाला है शायद उसको पहले से कैलकुलेट करके दोनों कंडीशंस को फुलफिल करके रखेंगे, है ना। कि मान लो कि सामने मैंने इनको बोला कि 2 + 2 + 3 और प्लस, तो अब इन्होंने बोला कि अच्छा ये सिंगल डिजिट कर रहा है। तो अब ये चूंकि सुपर इंपोज पोजीशन पे है तो ये 2 + 2 + 3 जो है ये कुछ चीजों को पहले से कैलकुलेट रखेगा कि अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दिया जाए, इन सबके आंसर उसको पहले से ही पता होंगे, है ना।
जैसे ही हम 1 टाइप करेंगे तुरंत आंसर दे देगा, क्योंकि इसका आंसर पहले से निकला हुआ है ना। ये आंसर जो है इसका ये पहले से ही निकला हुआ है। कैसे ये पहले से निकला हुआ? क्योंकि ये सुपर इम्पोज पोजीशन पे अपने मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज को इसने आंसर्स पहले से ही निकाल लिया है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो पहले डेटा इनपुट लेगा, उसके बाद उन सबको कैलकुलेट करेगा, फिर आपको रिजल्ट देगा, तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इस तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग वर्क नहीं करता है। मतलब कि अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर एक नॉर्मल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर को रिलेट करोगे, तो आपका हर बार जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो ज्यादा तेजी से कैलकुलेशंस दे देगा, है ना। बस आप यूं समझो कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, मैथमेटिकल डेटा नहीं। यूजुअली ऐसा बोला है, अभी आज का इन्फ्रेंस में दे रहा हूं आपको, मतलब आज के टाइम पर ऐसा ही है कि अभी फिलहाल के लिए कुछ ही लिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं जहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशंस दे रहा है। गूगल के पास अपना खुद का क्वांटम कंप्यूटर जो बिल्ड हुआ है, उसने एकदम से प्रॉमिस किया कि जो डेटा आप अगले 5 साल में आप डिराइव करते, हमने जो क्वांटम कंप्यूटिंग बनाया वो शायद 5 दिन या 5 घंटे में करते। इतना डिफरेंस आ रहा है जब हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा उसको सॉल्व कराने के लिए देते हैं। और क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो दिखता कैसे है यार, ये देखो, हम लोगों ने पहले भी दिखाया था, आपको कई बार दिखाया है। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं क्वांटम कंप्यूटर, अरे यार, क्वांटम कंप्यूटर, तो आप देख सकते हो कि क्वांटम कंप्यूटर एक्चुअल में दिखता कैसा है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये देखो, ये है आपका क्वांटम कंप्यूटर। इस तरीके से कुछ वो काम करते हुए दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे कंप्यूटर के जैसा नहीं है ना। इसका सीपीयू वैसा नहीं है जैसा कि हम अपने कंप्यूटर का सीपीयू देखते हैं। यहां पर बिल्कुल अलग सिस्टम चल रहा है। तो दिस इज हाउ आवर क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स। तो अब आप भी समझ सकते हो यार कि कैसे हमारा क्वांटम कंप्यूटर वर्क करता है। क्वांटम इंटैंगलमेंट क्या है, सुपर इम्पोजिशन या सुपर पोजिशन क्या होता है ना। यहां पर एक चीज गलत लिख दिया यार मैंने, सुपर इम्पोजिशन लिख दिया ना। यहां पर आप कर लेना सुपर पोजिशन होता है, ये सिर्फ सुपर पोजिशन। ठीक है, तो ये अपना पूरा मुद्दा हो गया, सुपर पोजिशन, इंटैंगलमेंट। फिर हम लोगों ने क्वांटम गेट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये बस ऑपरेशंस को क्यूबिट्स में परफॉर्म करते हैं। और जैसा मैंने बताया ना कि ये चार्ज जैसे बन जाएंगे, तो यही गेट है। जैसे ये ट्रांजिस्टर है, गेटवे जैसे इस्तेमाल होता है, वैसे वहां पर भी वो क्वांटम गेट्स 4 तरीके से हम लोग देख। इसके अलावा आपके बुक में 1-2 चीजें और भी लिखी हैं इसके लिए, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। एक है आपका क्वांटम पैरेलल्स लिखा हुआ है ना, क्वांटम पैरेलल्स या फिर क्वांटम पैरेललिज्म। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वांटम पैरेललिज्म क्या है कि साइमल्टेनियसली सॉल्विंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो ये होगा आपका क्वांटम पैरेललिज्म। दूसरा आपका क्वांटम इंटरफेरेंस आता है एक, क्वांटम इंटरफेरेंस। एक्चुअल में जितने भी डेटाज यहां पर आते हैं उनको ये ना रीजज करता है, रीस्टेबलाइज करता है, जिसके बेसिस पर जो करेक्ट डेटा है उसको और आगे प्रमोट करता है, जो इनकरेक्ट डेटा है उसको पीछे ढकेल देता है। इसके चलते 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 जो हमारा एफिशिएंसी है, फिर डेटा एक्यूरेसी है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इट इज क्वांटम कंप्यूटर लेवरेज इंटरफेरेंस इफेक्ट्स टू इनहांस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द करेक्ट सॉल्यूशन। और जिससे कि हम लोग इनकरेक्ट सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी को कम करते हैं, करेक्ट सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम इंटरफेरेंस। इसके बाद देखो, जो आपकी किताब में एक टॉपिक दिया हुआ है रोबोट, वो यार उतना क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जा रहा है उससे। और इनफैक्ट रोबोटिक्स ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग एक बार थोरो रीडिंग इसकी ले सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसके अलावा जो आपका बाकी का इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि ब्लॉकचेन, आपका बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है, वो जब हम लोग बायोलॉजी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें बड़े ही डिटेल से इसको लिखा गया है। तो वहां पर हम लोग सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। इसकी पीपीटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
Thank you so much for listening it very patiently, friends. Have a nice day. Thank you so much.